हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो साहब हम हमारे सीए फाइनल डीटी और सीएमए फाइनल डीटी के रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रिलेटेड प्रोविजंस। जैसा कि आपको पता है डियर कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग से हर बार एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का, ज्यादातर 6 से लेके 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, अगर आप 3 4 5 अटेम्प्ट पहले के अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो ज्यादातर केसेस में जो क्वेश्चंस आते थे वो आते थे एएलपी के कैलकुलेशन के लिए, आर्म्स लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन के लिए। आपको पता है 5 तरीके हैं एएलपी के कैलकुलेशन के लिए, तो उनमें से मतलब जो इम्पोर्टेंट जो वेज है वो उसी में से कोई क्वेश्चन आता था और ज्यादातर कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड या फिर कॉस्ट प्लस मेथड के क्वेश्चंस आते थे। बट लास्ट के 3 4 5 अटेम्प्ट से ये देखने को आ रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है डियर वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, और अगर एएलपी की कैलकुलेशन पूछता भी है तो उसमें साथ में वो पेनल्टी ऐड कर देता है या साथ में एपीए ऐड कर देता है या साथ में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देता है या साथ में सेकेंडरी एडजस्टमेंट डाल देता है और कभी कभी तो एनजेए नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया को भी डाल देता है। तो इसका मतलब कि पहले जो एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चन आता था ट्रांसफर प्राइसिंग में, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन आते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है साहब ट्रांसफर प्राइसिंग में ही, वो है सेक्शन 94 बी का इंटरेस्ट लिमिटेशन। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा ही आता है, कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग एंड रिलेटेड प्रोविजन। आगे बढ़ने से पहले ट्रांसफर प्राइसिंग में साहब ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन जो थे वो पहले सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए अप्लाई करते थे, अब ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो जो भी एसएससी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूं 2 मिनट, इसके बाद फिर हम हमारे प्रॉपर रिवीजन पे चलेंगे। कोई भी एसएससी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे कुछ चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है। मतलब थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द एसएससी। तो वो चीजें क्या क्या हैं कि साहब जो आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करें, आर्म्स लेंथ प्राइस पे करें, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप जो एसएससी जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा। और तीसरी बात, आपको सीए से रिपोर्ट लेके जमा कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 92। तो ये चीजें एसएससी के एंड पे हैं। और जहां तक सवाल है डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या है, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपके एएलपी की कैलकुलेशन को पिक कर सकता है और खुद से एएलपी की कैलकुलेशन कर सकता है, एएलपी के प्रोविजंस लगा सकता है और उसके बेसिस पे आपका असेसमेंट, आपकी इनकम का असेसमेंट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो एएलपी के कैलकुलेशन के मैटर को टीपीओ को रेफर कर सकता है सेक्शन 92 सीए में, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। अच्छा, अगर लेट्स से टीपीओ का कोई ऑर्डर आया और अगर ऑर्डर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील्स में जा सकते हैं। बट अगर आप सीआईटी अपील्स में नहीं जाना चाहते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जा सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। आप सीआईटी अपील्स की जगह आप डीआरपी में जा सकते हैं और डीआरपी के बाद आप आईटीईटी में जा सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, चलें फिर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैविंग रिगार्ड्स टू आर्म्स लेंथ प्राइस। और तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, चूंकि ये सेक्शन बहुत पुराना है, बट अब ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजंस स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे भी लग गए। अच्छा, एनी इनकम अलाउंस फॉर एनी एक्सपेंस, इंटरेस्ट और allocation apportionment of any cost or expense incurred or to be incurred in connection with the benefit service facility। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, अगर आप कोई जॉइंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं जहां पे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, कॉस्ट को का एलोकेशन कर रही है, कॉस्ट कंट्रीब्यूट वगैरह कर रही है, ये सब कुछ का जो अमाउंट होगा वो एसएससी को किस बेसिस पे अलाउड होगा, arising from an international transaction or specified domestic transaction shall be computed having regards to arm's length price of such benefit service or facility। मतलब आप जो भी इनकम
अगर आप अर्न कर रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी जॉइंट कॉस्ट आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो इनकम हो, आपकी इनकम की कैलकुलेशन, आपका एक्सपेंसेस का अलाउंस, आपका इंटरेस्ट की इनकम या पेमेंट, या जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, आपको एएलपी के बेसिस पे अलाउड होंगे। और जहां तक जॉइंट कॉस्ट का सवाल है, आपको उस जॉइंट प्रोजेक्ट से जितना बेनिफिट मिल रहा है उसका जो उस बेनिफिट के एएलपी के बेसिस पे अलाउड होंगे। ठीक बात है, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ सच बेनिफिट सर्विस और फैसिलिटी। पर सर एक बात बताओ, अगर एएलपी के प्रोविजन लगाकर इंडिया में होने वाली इनकम कम हो रही है, या इंडिया में जो आप एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो भी क्या एएलपी के प्रोविजंस लगाओगे? नहीं, तब हम एएलपी के प्रोविजंस नहीं लगाएंगे। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने अपनी फॉरेन सब्सिडरी, अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को कोई रॉयल्टी की पेमेंट की, एबीसी लिमिटेड ने अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी को कोई रॉयल्टी की पेमेंट की, लेट्स से 100 लाख रुपीस, और 100 लाख रुपीस अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया। पर इसका जो एएलपी निकलता है, इस रॉयल्टी का जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकलता है, वो लेट्स से 200 लाख रुपीस निकलता है। तो चूंकि आपने एएलपी, चूंकि आपने रॉयल्टी का सिर्फ 100 लाख रुपीस इंडिया में डिडक्शन क्लेम किया है, पर अगर हम एएलपी लगा के आपको इस रॉयल्टी का डिडक्शन देंगे, तो आपको फिर इंडिया में 200 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब इंडिया में जो आपका टैक्सेबल इनकम होगा, इट विल रिड्यूस बाय 100 लाख रुपीस। तो इसका मतलब इंडिया में आपकी इनकम कम हो रही है या आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में साहब हम एएलपी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम एएलपी को भूलने को तैयार, मतलब एएलपी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, एएलपी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ेंगे, आपको सीए से लेकर रिपोर्ट जमा करानी पड़ेगी, ये सब कुछ होगा। सिर्फ एएलपी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अगर आप आईसीआई का स्टडी मेट उठा के देखेंगे तो वहां पे भी कभी कभी ना, अब तो मुझे नहीं पता, पहले जो बुक्स में एरर्स होती थी अब वो एरर्स हट गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एएलपी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, बाकी प्रोविजंस लग जाएंगे। अच्छा चलें तो देखेंगे, however the provisions of calculation based on ALP shall not apply if it has the effect of reducing the income or increasing the loss। जो कि आपने अपने बुक्स में कैलकुलेट किया, अगर हम उसके जगह हम अगर एएलपी लगाते हैं और एएलपी लगाने की वजह से अगर आपकी इनकम कम हो रही है, अगर आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो हम एएलपी नहीं लगाएंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, आर्म्स लेंथ प्राइस होता क्या? अच्छा, arm's length price means a price which is applied or proposed to be applied in a transaction between persons other than associated price enterprises in an uncontrolled condition। मतलब in an uncontrolled condition। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अब लेट्स से ए और बी आपस में होल्डिंग सब्सिडियरी, ए और बी आपस में होल्डिंग सब्सिडियरी हैं, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन। और अगर आपस में ये कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, और अगर आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेट्स से ए ने बी को गुड्स सेल किया, या ए बी से गुड्स परचेज करता है, ए ने बी को कोई सर्विसेज दी या बी ने ए को कोई सर्विसेज दी, ए ने बी को लोन दिया या ए ने बी से लोन लिया, मतलब किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन होगा, भले ये क्लेम करें कि साहब हमने ये जो ट्रांजेक्शन है वो फेयर मार्केट प्राइस पे की है, मतलब हम भले आपस में कंट्रोल्ड हैं, हम भले आपस में एसोसिएटेड हैं, पर हमने जो ट्रांजेक्शन किया है हमने बिल्कुल ऐसे ट्रांजेक्शन किया है जैसे दो अनएसोसिएटेड एंटिटीज करते हैं, दो ऐसी एंटिटीज करती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भले हमारा आपस में रिलेशन है, बट हमने ट्रांजेक्शन ऐसे किया है जैसे हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं है और हम एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। भले ये क्लेम करें, बट क्या डिपार्टमेंट इस चीज को मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को लगेगा कि यार आप दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं और आपके बीच का जो ट्रांजेक्शन होगा, उसका जो प्राइस होगा या उसके जो टर्म्स होंगे, वो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके जरूर ही क्या होंगे, इन्फ्लुएंस्ड हो। तो इसलिए आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन है, आप लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, इसको हम क्या नाम देते हैं? कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। क्या नाम देते हैं? कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। और आपने जो कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का प्राइस बताया, क्या डिपार्टमेंट उस प्राइस को एज इट इज मान लेगा? नहीं, डिपार्टमेंट बोलेगा साहब आप दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है इट मस्ट हैव प्राइस इन्फ्लुएंस। ठीक बात है, तो हम उसको एज इट इज नहीं मान रहे, हम आपके इस ट्रांजेक्शन को, जो आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, हम इसका एएलपी निकालेंगे और उस एएलपी को हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब एएलपी का मतलब क्या है? प्राइस which is applied or proposed to be applied in a transaction between persons other than associated enterprise। मतलब आप दोनों तो आपस में एसोसिएटेड है। सर एसोसिएटेड क्या होता है? एक मिनट में आते हैं। हम वो प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे जो उन ट्रांजेक्शंस ने, जो उस ट्रांजेक्शन के लिए दो ऐसे लोगों के बीच हुआ होगा जो अदर देन एसोसिएटेड। ठीक बात है। अच्छा
सर एसोसिएटेड या डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होते हैं? देखेंगे साहब, देयर आर टोटल 13 कंडीशंस। अगर आप इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दें एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज की तरह से डीम्ड कर लिए जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, टू एंटरप्राइजेस शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ध्यान दीजिएगा, two enterprises shall be deemed to be associate enterprise if at any time during the previous year, मतलब previous year के कभी भी किसी भी समय any of the following conditions are satisfied। क्या क्या? one enterprise holds डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26%, मतलब कम से कम 26% इक्विटी शेयर इन अदर एंटरप्राइज। तो अगर लेट्स से ए लिमिटेड बी लिमिटेड का कम से कम 26% इक्विटी होल्ड करता है, पूरे साल भर होल्ड करना जरूरी नहीं है, साल के 6 महीने भी होल्ड करना जरूरी नहीं है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब साल के सिर्फ पहले दिन 1 अप्रैल को इसने 26% होल्ड किया, 2 अप्रैल को इसने 5% सेल कर दिया, तो साल के सिर्फ पहले दिन 26% है, बाकी पूरे साल 21% है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस। तो प्रीवियस ईयर के कभी भी अगर आप 26% या इससे ज्यादा इक्विटी ओन करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो हम ए और बी को आपस में क्या डीम्ड कर लेंगे? एसोसिएटेड। और जैसे हमने इनको एसोसिएटेड डीम्ड कर लिया, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन में हम क्या लगाना शुरू कर देंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। और उस ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन में एक प्रोविजन क्या है? एएलपी बेसिस पे कैलकुलेशन। पर हम एएलपी की कैलकुलेशन कब नहीं करेंगे? जब उस एएलपी के बेसिस पे जो इनकम इंडिया में ये डिक्लेयर कर रहे हैं या जो लॉस क्लेम कर रहे हैं, इनकम या तो कम हो जाती है, लॉसेस या तो बढ़ जाते हैं। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा एनी पर्सन, तो इसका मतलब ए ने बी में 26% या इससे ज्यादा इक्विटी ओन किया हुआ है, हम इन दोनों को एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे। अब लेट्स से कोई और कंपनी है जिसका नाम है सी, कोई और कंपनी है जिसका नाम है सी। सी क्या करता है? ए और बी, सी ए और बी में 26% ओन करता है। तो सी और ए आपस में एसोसिएटेड हो गए, सी और बी आपस में एसोसिएटेड हो गए, पर साहब ए और बी के बीच में तो कोई होल्डिंग नहीं है, पर सी इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस ए एज वेल एज इन्फ्लुएंस बी, सो कांट सी इन्फ्लुएंस अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन ए एंड बी। हां सर, कर तो सकता है। अगर सी ए को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सी बी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो सी साहब ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, भले ए और बी के बीच में कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, उसको सी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमने कहा साहब एक कॉमन पर्सन दोनों एंटरप्राइजेस में 26% या इससे ज्यादा इक्विटी ओन कर रहा है, इसलिए ये दो लोग भले आपस में इनके बीच में कोई इक्विटी नहीं हो, ये दोनों आपस में क्या बन गए? एसोसिएटेड। अच्छा, any person or enterprise holds directly indirectly shares carrying not less than 26% of the voting power in each of such enterprise। अच्छा सर, एक बात बताओ, मैं किसी और एंटरप्राइज को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? आप उसमें इक्विटी ओन करो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसे लोन दे दो, आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसके लोन की गारंटी कर दो, आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसके मैनेजमेंट में लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दो, आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उसके रॉ मटेरियल को सिर्फ आप ही सेल करो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो वो गुड्स बनाता है उसको सिर्फ आप ही परचेज करो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क यूज करता है, उसके सोल वो आप कंट्रोल करते हो, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अच्छा, तीसरा, लोन एडवांस्ड बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब ए ने बी को जो लोन दिया हुआ है, अगर वो बी के टोटल एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसका कम से कम 51% कॉन्स्टिट्यूट करे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सर लेट्स से बी के जो टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसकी टोटल वैल्यू लेट्स से 100 लाख रुपीस, ए ने बी को लोन दिया 1000 लाख रुपीस है, ए ने बी को लोन दिया लेट से 520 लाख रुपए, तो ए ने जो बी को लोन दिया और उस लोन का और बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स का रेशियो कितना है? 52%, तो वो कम से कम 51% की कंडीशन को ब्रीच कर गया, इसका मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ए ने जैसे बी को 520 लाख रुपए का लोन दिया, अगले दिन ही बी ने 40 लाख रुपए का लोन वापस कर दिया, तो अब तो लोन कितना बच गया? 480, रेशियो कितना है? 48%। पर साहब एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो क्या प्रीवियस ईयर के किसी भी टाइम में क्या ये 51% की कंडीशन को आपने ब्रीच किया? हाँ, तो आप दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए उस प्रीवियस ईयर में। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, लोन एडवांस टू वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। अच्छा, वन एंटरप्राइज गारंटीज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरिंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। किसी दूसरे एंटरप्राइज ने कुछ बोरिंग की है, उसके टोटल बोरिंग का कम से कम 10% आप गारंटी करते हो, तो आप दोनों आपस में क्या बन गया? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा,
डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी इक्विटी होल्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोन आप दे दो, यू बिकम एसोसिएटेड, यहाँ पे आप लोन की गारंटी कर दो, यू बिकम एसोसिएटेड। अच्छा, पांचवा, मोर देन हाफ, ध्यान दीजिएगा, आधे से ज्यादा of the board of directors or members of the governing body or one or more executive director or executive member of the governing body of one enterprise are appointed by the other enterprise। मतलब ए जो है वो बी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है या मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी को अपॉइंट करता है या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी को अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है, ठीक बात है, अपॉइंटेड। अच्छा, तो आधे से ज्यादा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बात बताओ, ए और बी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, ए और बी आपस में क्या बनेंगे, एसोसिएटेड। अच्छा सर, एक कंपनी है जिसका नाम है सी, सी क्या करता है, ए के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है और बी के 50% से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। ए और बी के बीच में एज सच डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सी दोनों के डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है 50% से ज्यादा। सो C is in the position to influence A, yes sir. C is in the position to influence B, yes sir. तो C और A एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए, C और B एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए, पर A और B के बीच में डायरेक्टली तो डायरेक्टर्स का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर C is in the position to manipulate transaction which is being conducted between A and B as well. So A और B भी आपस में क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। आई होप आपको बात समझ। अच्छा देखेंगे साहब, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइजेस आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन। मतलब हमारे केस में मिस्टर मतलब सी लिमिटेड। अच्छा ध्यान दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स और बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट on the intellectual property like know-how, patent, trademark, copyright, license, franchisee, etc. Of which other enterprise is the owner or other enterprise has exclusive right। जैसे for example let's say Mercedes-Benz India की 100% मैन्युफैक्चरिंग मर्सिडीज जर्मनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पेटेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो भले मर्सिडीज जर्मनी मर्सिडीज इंडिया की एक भी इक्विटी को ओन ना करे, किसी भी लोन को गारंटी ना करे, कोई भी लोन खुद से ना दे, ये दोनों आपस में क्या बन गए, एसोसिएटेड, बिकॉज मर्सिडीज बेंज जर्मनी इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस मर्सिडीज बेंज इंडिया बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम, एंटायर वर्किंग ऑफ मर्सिडीज इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट कॉपीराइट्स ऑफ मर्सिडीज बेंज जर्मनी। Are you guys getting? अच्छा आगे बढ़ते हैं। 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स कैरिड ऑन बाय वन एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज को अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स की रिक्वायरमेंट है उसका 90% या उससे ज्यादा दूसरा एंटरप्राइज सप्लाई करता है या दूसरे एंटरप्राइज की निगरानी में कोई और एंटरप्राइज सप्लाई करता है। अच्छा, person specified by the other enterprise and the price and other conditions are influenced by the other enterprise। मतलब बी को लेट से पूरे साल अपने बिजनेस को करने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए लेट से 1000 लाख रुपीस का, अच्छा सर 1000 लाख रुपीस का मतलब सीधा 10 करोड़ बोल दो, चले सर नाराज ना हो। अच्छा 100 करोड़ रुपीस का मटेरियल चाहिए, ए जो है इसमें से 80 करोड़ रुपए का मटेरियल सप्लाई करता है और ए के ही कहने पे, ए के ही इन्फ्लुएंस पे, ए के ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो सी है वो 12 करोड़ का मटेरियल सप्लाई करता है। मतलब ए 80 करोड़ खुद से सप्लाई करता है और ए जो प्राइसेस और जो टर्म्स बताता है उसके बेसिस पे सी बी को 12 करोड़ का मटेरियल सप्लाई करता है। इसका सम टोटल हुआ 92, टोटल है 100, तो रेशो बन गया 92%, 90% क्रॉस कर गया, ए और बी आपस में क्या बन गए, एसोसिएटेड। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज। मतलब बी लिमिटेड जो गुड्स या आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करता है, उसे सिर्फ वो ए को सेल करता है। मतलब पूरी जो भी उसकी प्रोडक्शन है वो ए को जाती है, ठीक बात है। मतलब बी इज वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बेसिकली, तो ए और बी क्या बन गया, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जमाने में साहब फॉक्सकॉन जो 100% मैन्युफैक्चरिंग करता था वो सिर्फ एप्पल के बिहाफ पे करता था, ठीक बात है। तो फॉक्सकॉन और एप्पल क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। भले फॉक्सकॉन और एप्पल के बीच में किसी भी तरीके का कोई शेयर होल्डिंग ना हो, लोन ना हो, गारंटी ना हो, भले कुछ ना हो, पर चूंकि जो भी मैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करता हूं दूसरे एंटरप्राइज के लिए करता हूं या
या to a person specified by the other enterprise and the prices and other conditions are influenced by such other enterprise। मतलब फॉक्सकॉन सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लिए काम करे या एप्पल जो और एंटरप्राइजेस को बताए उसके लिए काम करे जिसके प्राइसेस और अदर टर्म्स एप्पल इन्फ्लुएंस करता है, तो फॉक्सकॉन और एप्पल आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, द अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द रिलेटिव्स और जॉइंटली बाय द इंडिविजुअल और रिलेटिव। तो मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी एक कंपनी कंट्रोल करते हैं जिसका नाम है एबीसी, और दूसरी कंपनी पीक्यूआर भी मुकेश अंबानी जी ही कंट्रोल करते हैं। भले एबीसी और पीक्यूआर के बीच में आपस में कोई रिलेशन ना हो, पर चूंकि वन पर्सन इज कंट्रोलिंग बोथ द एंटरप्राइजेस, हेंस ही इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसी एंड पीक्यूआर एज वेल। तो ये दोनों आपस में क्या बनेंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। या अगर मुकेश अंबानी जी एबीसी को कंट्रोल करते हैं और मुकेश अंबानी जी के जो बेटे हैं वो पीक्यूआर को कंट्रोल करते हैं, तो इंडिविजुअल और रिलेटिव दोनों, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा आगे आते हैं साहब, वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन एचयूएफ, द अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द एचयूएफ और रिलेटिव ऑफ मेंबर ऑफ और जॉइंटली बाय मेंबर और इज रिलेटिव। एक एंटरप्राइज अगर कोई फर्म एओपी या बीओआई है, अदर एंटरप्राइज जो है उसका कम से कम 10% ओन करता है, 10% और मोर ऑफ द इंटरेस्ट इन सच फर्म एओपी और बीओआई। या तो इसके अलावा अगर भी सीबीडीटी कोई और प्रिस्क्राइब करे, जो कि सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि सब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप प्रिस्क्राइब क्या करोगे। अच्छा तो चलें फिर, हमने देख लिया डियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज अ बैकबोन ऑफ ट्रांसफर, इसको बार बार रिवाइज करें। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, पार्टीज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज होनी चाहिए, और दूसरा इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की तरह से क्लासिफाई होना चाहिए। सर आप तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी बता रहे थे। अच्छा, पार्टीज आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइज होनी चाहिए और इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की तरह से क्लासिफाई होना चाहिए। तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में जाएंगे, पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करें। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, मतलब दो से ज्यादा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब अगर ए और बी आपस में इनमें किसी भी तरीके का एसोसिएटेड एंटरप्राइज का रिलेशन नहीं है, अगर ये कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, इट इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और चूंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये मानते हुए कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं है, हम यहाँ पे टीपी के प्रोविजंस नहीं लगाएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगाएंगे। अच्छा तो देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ईदर और बोथ ऑफ हुम आर नॉन रेसिडेंट, जिसमें से कम एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। अब आप बच्चों के दिमाग में आएगा सर अगर दोनों ही नॉन रेसिडेंट है तो वो इंडिया में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे बन जाएगा, ये बात है साहब हमारे अभी का पार्ट नहीं। अच्छा तो कम से कम एक इसमें से नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तो चाहे दोनों नॉन रेसिडेंट है इट इज ओके, बट वन मस्ट बी द नॉन रेसिडेंट। अच्छा तो मुद्दे वाली बात क्या है कि लेट्स से ए और बी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेट्स से ए जो है वो जापान की कंपनी है बी, इसकी होल्डिंग है। सर बार बार होल्डिंग क्यों, हमें जो ए होल्डिंग, अच्छी बात है साहब, ए होल्डिंग तो हमारी कंपनी होल्डिंग है। अच्छा जापान वाली कंपनी सब्सिडियरी है, दैट इज गुड। अच्छा तो चूंकि अब B इज इन जापान, मतलब B इज अ फॉरेन कंपनी और A इज अ रेसिडेंट, तो जो पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन कौन कौन है, A B, जिसमें से कम एक बोले तो जापान इज नॉन रेसिडेंट, इसलिए इनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बन जाएगा। सर ट्रांजैक्शन कौन सा हो सकता है, अच्छा ट्रांजैक्शन कैन बी इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल और लीज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ए बी को गुड्स सेल कर रहा है, ए बी को सर्विसेज सेल कर रहा है, ए बी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ए बी को कोई सर्विसेज दे रहा है, बी ए को कोई सर्विस दे रहा है। लेंडिंग और बोरिंग मनी, ए बी को कर्जा दे रहा है, ए बी से कर्जा ले रहा है। ये बातें तो समझ में आती हैं साहब, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। Any other transaction having any bearing or having a bearing on the profit, income, losses or assets of such enterprise होता है। अगर ये लिखना ही था तो ये तीन बातें क्यों लिखी, चले एनी हाउ, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से इन दोनों में से किसी भी एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स पे, इनकम पे, लॉसेस पे या एसेट्स पे कोई भी इंपैक्ट आता है। आप मुझे बताएं दुनिया का कोई भी ऐसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा जो किसी ना किसी एंटरप्राइज के प्रॉफिट्स, इनकम, लॉसेस या एसेट्स को इंपैक्ट ना करे, नहीं सर। तो साहब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं छोड़ा इन्होंने,
अच्छा, इसके अलावा भी इनका मन नहीं भरा, एनी म्यूचुअल अग्रीमेंट अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर एईज फॉर जॉइंट कॉस्ट, अगर ये दोनों मिलके अगर कोई जॉइंट प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया और बी जापान मिलके साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेक्नोलॉजी पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो जॉइंट प्रोजेक्ट हो गया, इसमें जो कंट्रीब्यूट ये करेंगे, तो ये जो कंट्रीब्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट अपोर्शमेंट का जो ट्रांजेक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अच्छा चले, तो ये तो बात हो गई। तो साहब मुद्दे वाली बात क्या है, ए और बी के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके का वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाएगा। शर्त बस एक है कि ये जो पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन है, इनसे कम से कम एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। सर एक बात बताओ, इसको तो बड़े आसानी से अवॉइड किया जा सकता है, वो कैसे? अच्छा, अब लेट्स से ए इंडिया को बी जापान से, जो बी इसकी सब्सिडरी है, से कुछ परचेज करना था। ए इंडिया को बी जापान से कुछ परचेज करना था, ठीक बात है। अब चूंकि अगर आप बी से कुछ भी परचेज करोगे, आप इसकी होल्डिंग हो, मतलब आप 26% ऐसे ज्यादा इक्विटी ओन करते हो, और बी नॉन रेसिडेंट है, आपके बीच का जो ट्रांजेक्शन है, इट वुड बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, जो कि आप एई हो, और आपके ऊपर टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। आपको साहब डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, फर्निश करना पड़ेगा, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, और आप एक तरह से डिपार्टमेंट को एक्सेस दे देते हो, डिपार्टमेंट आए और आपके टीपी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, आपका असेसमेंट कर दे, मतलब देयर वुड बी होल लॉट ऑफ कंप्लायंसेस फॉर इट। अच्छा, हमने कहा इससे बचने का जुगाड़ क्या? इससे बचने का एक जुगाड़ बनता है, और वो जुगाड़ क्या है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं। अब बी ए को कुछ सेल करना चाहता है, बी वांट टू सेल समथिंग टू ए, बट जैसे बी ए को सेल करेगा, दैट दिस ट्रांजैक्शन वुड बी कॉट विद इन द परव्यू ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। तो एक काम करते हैं, बी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बी क्या करता है, किसी अनरिलेटेड पार्टी को, लेट्स से सी या लेट्स से डी और ए, बी किसी अनरिलेटेड पार्टी सी या डी को सेल करता है, और सी और डी के थ्रू ए को गुड्स सेल कर देता है। सी हो सकता है रेसिडेंट है, और डी हो सकता है नॉन रेसिडेंट। मतलब बी ने ए से डायरेक्टली डील नहीं किया, बी ए से डील कर रहा है इधर थ्रू सी और इधर थ्रू डी। सी कैन सी लेट्स से रेसिडेंट एंड डी इज लेट्स से नॉन रेसिडेंट। तो अगर हम पहले ये पहले वाला सिचुएशन देखें, जहां ए सी और बी आ गए, जहां ए बी सी आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बी इज नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद ए, बी इज डीलिंग विद एन अनरिलेटेड पार्टी। बी और सी के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और वो सी के थ्रू ए से डील कर रहा है। तो और यहाँ पे अब हो क्या रहा है, अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजेक्शन को देखेंगे, ए इज डीलिंग विद हुम, सी। हाँ, इसके पीछे कौन है, बी, बट साहब पीछे कौन है उसको छोड़ दो, ए डायरेक्टली किससे डील कर रहा है, सी से, और सी इज अ रेसिडेंट। और जैसे ये रेसिडेंट है, ये ट्रांजेक्शन आपस में क्या नहीं बनेगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, क्योंकि आप रेसिडेंट से डील कर रहे हो। बोथ ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन इज अ रेसिडेंट, कोई भी इसमें से नॉन रेसिडेंट नहीं है, इसलिए ये रेसिडेंट, इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा। तो इनको तो ज्यादा पर टाइम पास नहीं करते, तो इनको डील करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए साहब डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि अगर एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएटेड एंटरप्राइज से डायरेक्टली डील ना करके किसी अदर एंटरप्राइज के थ्रू डील करता है, तो किसी अदर एंटरप्राइज के थ्रू डील करता है, और ये जो अदर एंटरप्राइजेस हैं साहब, इसके ट्रांजेक्शन को कोई और एसोसिएट एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस करता है, तो भले वो अदर एंटरप्राइज रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इनके बीच का जो ट्रांजेक्शन है, ये भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की तरह से क्वालिफाई कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज इसकी बड़ी अजीब सी है। अ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय वन एंटरप्राइज विद अ पर्सन अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जैसे ए और सी के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, shall be deemed to be international transaction entered into between two associated enterprise। बट सर ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और सी आर नॉट रिलेटेड, ए और बी रिलेटेड थे, बट ए तो सी के साथ डील कर रहा है, एंड ए और सी आर नॉट रिलेटेड। पर देखेंगे, if there exists a prior agreement in relation to the relevant transaction between such other person, मतलब सी एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज, बोले तो बी, तो बी ने सी के साथ पहले ही एग्रीमेंट किया था कि हम तुम्हें गुड्स सेल कर रहे हैं, तुम इन गुड्स को ए को सेल करते हैं, ठीक बात है। मतलब कोई प्रायर एग्रीमेंट था बी और सी के बीच में, या टर्म्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन आर डिटरमाइंड इन सब्सटेंस बिटवीन सच अदर पर्सन एंड एसोसिएट एंटरप्राइज, या बी और सी के बीच में जो टर्म्स हैं, या बी ने ए और सी के टर्म्स को इन्फ्लुएंस किया था। सो भले बी डायरेक्टली पिक्चर में ना आए, सी के थ्रू काम करे, बट हम ए और सी को भी आपस में क्या मान लेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज, और ए और सी के जो ट्रांजेक्शंस होंगे वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की तरह से क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड एज इट विल क्वालिफाई एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन,
डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ईएलपी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और आपको सीएसए सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली डीम्ड इंटरनेशनल। चलिए फिर आगे आते हैं। सर एएलपी की कैलकुलेशन कैसे होती है? बिकॉज साहब आज के कुछ अटेम्प्ट के पहले तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता था इट यूज्ड टू बी ऑन एएलपी ओनली। तो ध्यान दीजिएगा एएलपी के लिए साहब जो आपको मेथड्स दिए गए हैं वो है कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, देन रीसेल प्राइस मेथड, देन कॉस्ट प्लस मेथड, देन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। इसके अलावा सीबीडीटी चाहे तो कुछ और भी मेथड प्रिस्क्राइब कर सकता है जो कि उसने नहीं की है। अच्छा ध्यान दीजिए एएलपी, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि लेट्स से ए और बी, लेट्स से ए इंडिया की सब्सिडरी है, बी जापान में, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा इसको हम क्या नाम देंगे? कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन का जो ये प्राइस डिक्लेयर करेंगे, क्या डिपार्टमेंट उस प्राइस को एज इट इज मान लेगा? इसका जवाब है नहीं। डिपार्टमेंट बोलेगा कि आप दोनों तो एसोसिएटेड हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा द प्राइस ऑफ दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन्फ्लुएंस, तो इसलिए हम उस प्राइस को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप एक काम करो, आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है अगर इस ट्रांजेक्शन को ए किसी थर्ड पार्टी से करता है जो रिलेटेड ना हो, हम उस ट्रांजेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कोई हम ये जो ट्रांजेक्शन दैट इज कंट्रोल्ड, हमें कोई कंपैरेबल नेचर का अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन चाहिए, कंपेरेबल नेचर का अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन चाहिए, मींस कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन। बट सर एक बात बताओ, डिपार्टमेंट के पास इसका डेटा कहां से आएगा? अब तो साहब डिपार्टमेंट के पास पूरा डेटाबेस ही है, अब तो परेशानी नहीं आती। हाँ आज से 10 15 20 साल पहले परेशानी आती थी, अब वो कोई परेशानी नहीं, डिपार्टमेंट के पास पूरा ही सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिसमें पूरा डेटा पड़ा हुआ है। सो अब ये परेशानी नहीं आती है कि आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन ना हो। हाँ अब तो ये परेशानी आती है कि इतने सारे कंपेरेबल ट्रांजेक्शन हैं कि आप किसको सेलेक्ट करोगे और किसको रिजेक्ट करोगे। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा एएलपी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और हाँ इस कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को उठाओगे आप और इस कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के प्राइस को कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के प्राइस से कंपेयर करोगे। पर सर एक बात बताओ, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन क्या 100% मैच कर सकता है? इसका जवाब है हाँ और इसका जवाब है नहीं। 100% मैचेस के चांसेस तो कम है। तो अगर 100% मैच नहीं करता तो इनको जो जिन जिन चीजों की वजह से ये मैच नहीं कर रहा, आप उसका एडजस्टमेंट कर दो और एडजस्टमेंट करने के बाद इन दोनों को एक मैचिंग लेवल पे ले आओ, और जो मैचिंग कर लेवल पे लेकर आने के बाद जो प्राइस बनेगा वो क्या कहलाएगा? एलपी। और एलपी के आइडेंटिफिकेशन के लिए कितने मेथड्स हैं? 5 मेथड। सर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अलग अलग मेथड अलग अलग सिचुएशंस के लिए हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अच्छा सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है? इट इज द मोस्ट इजी मेथड। अच्छा तो लेट्स से कोई कंट्रोल ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज, आप उस प्राइस को डायरेक्टली तो नहीं मान सकते, तो आप वैसे ट्रांजैक्शन का कोई कंपैरेबल ट्रांजैक्शन खोजो जो कि अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में हुआ है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक बात है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्राइस ऑफ द कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन आपको खोजना पड़ेगा। कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, उसका प्राइस उठाओ। अब साहब जो भी कंपैरेबल ट्रांजैक्शन होगा वो क्या 100% कंपैरेबल होगा? हार्डली, ऐसा बहुत रेयरली। अच्छा तो आप क्या करो? फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट कर दो। अच्छा ऐड लेस फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू एई, एंड द कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन अदर देन एईस। इसका फंक्शनल एडजस्टमेंट कर दो, ऐड और लेस। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपके पास निकल जाएगा एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन। इस एएलपी को जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस हुआ है उससे कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एसोसी के प्रॉफिट्स में क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है या नहीं। अच्छा तो मेरे साथ साथ देख लें comparable uncontrolled price method. This method is most direct method for the ELP determination but requires a comparable uncontrolled transaction. अच्छा ये मेथड कहाँ कहाँ यूज होता है साहब? कमोडिटी या ऑयल ट्रांजेक्शन में। तो लेट्स से कि आपने कोई कमोडिटी परचेज की या सेल की, तो साहब कमोडिटी इज कमोडिटी, वो तो चाहे आप अगर आप सेल करो या कोई और पर्सन सेल करे, उसमें तो कोई फंक्शनल, उसमें तो कोई डिफरेंस एज सच नहीं आता। अब लेट्स से आपने अपने जापान के सब्सिडरी को शुगर सेल की, तो शुगर इज शुगर। हाँ शुगर की क्वालिटी अलग अलग होती है, ग्रेड अलग अलग होता है, बट साहब ऐसा तो नहीं होता कि शुगर इज आईफोन और आईफोन 15 अलग होगा तो 16 बिल्कुल ही अलग होगा, तो शुगर ए शुगर अलग तो बी बिल्कुल ही अलग, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा या ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट और रॉयल्टी पेमेंट, और इंटरेस्ट और रॉयल्टी पेमेंट भी साहब स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो आप इनके लिए कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड मेथड यूज कर सकते हो। अच्छा तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लेना है? प्राइस ऑफ कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। इसमें फंक्शनल एडजस्टमेंट करनी है,
एएलपी निकल जाएगा और उस एएलपी का एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस से कंपैरिजन कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है साहब, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा डीटी स्कैनर है इससे। अच्छा देखेंगे, क्वेश्चन देख लें, एक दो क्वेश्चन देख लें। अच्छा, आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी सप्लाइड 1000 मेट्रिक टन ऑफ बिलेट्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अच्छा अच्छा, आई लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसने 1000 मेट्रिक टन बिलेट्स के अपने होल्डिंग कंपनी यू लिमिटेड को सप्लाई किया यूके में। तो इसका मतलब आई लिमिटेड और यू लिमिटेड के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। नॉर्मल सिचुएशन में होल्डिंग कौन होता है, जो 50% से ज्यादा इक्विटी ओन करे, 26% का कंडीशन पूरा हो गया। तो इसका मतलब आई और बी आपस में क्या बन, आई और यू आपस में क्या बन गए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, क्या आप उसको अनइन्फ्लुएंस्ड ट्रांजेक्शन बोलोगे या इन्फ्लुएंस्ड ट्रांजेक्शन बोलोगे? सर कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अच्छा चलें, तो आई और यू के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा, दैट इज द कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। और इस कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का प्राइस क्या है, आपने 1000 मेट्रिक टन बिलेट सप्लाई किया है और इसका रेट आपने क्या लगाया है, द ट्रांजेक्शन विद यू आर प्राइस्ड विद यूरो 500 पर मेट्रिक टन। अच्छा, तो ये जो कंट्रोल ट्रांजेक्शन का प्राइस है वो है साहब यूरो, तो सर आपने पाउंड लिख दिया। अच्छा, यूरो 500 पर मेट्रिक टन। बट ये जो ट्रांजेक्शन साहब ये एफओबी है, फ्री ऑन बोर्ड। अच्छा, तो अब एक बात बताएं, आई लिमिटेड ये कहता है कि मैंने ना अपने होल्डिंग कंपनी यू को जो है वो बिलेट्स सप्लाई की, क्या सप्लाई किया था साहब, अच्छा बिलेट सप्लाई किया है $500 यूरो पर मेट्रिक टन। क्या डिपार्टमेंट इतनी आसानी से मान लेगा? डिपार्टमेंट बोलेगा हम नहीं मानते, हमें तो साहब हमें तो एएलपी पे कैलकुलेशन करना है। ठीक बात है। अब एएलपी के लिए आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आई क्या ऐसे ही बिलेट्स किसी और पर्सन को सप्लाई करता है? अगर वो सप्लाई करता है किसी ऐसे पर्सन को जो आई का रिलेटेड ना हो, हम उसे कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मान के उसका प्राइस आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, तो अगर आप आगे पढ़ोगे देखेंगे साहब, अच्छा हाँ आगे देखेंगे, आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाईज द सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी। मतलब यूके की ही एक ऐसी कंपनी को सप्लाई करता है जो आपस में एसोसिएटेड ना है, मतलब आपस में एसोसिएटेड नहीं है और यूके की कंपनी है। अच्छा, वी एन अनरिलेटेड एंटिटी, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये 700 यूरो पर चल रही है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, आई साहब यूके की एक और कंपनी वी को ये मिलेट, अच्छा सॉरी बिलेट जो है वो सेल करता है, प्राइस है इसका 700 यूरो पर मेट्रिक टन। अच्छा, तो डिपार्टमेंट ने ये वाला ट्रांजेक्शन उठाया और डिपार्टमेंट ने कहा यार एक बात बताओ, तुम अनरिलेटेड पार्टी को तो 700 यूरो का सेल करते हो और तुम अपने एसोसिएटेड को 500 का सेल करते हो, तो हम तुम्हारे इस वाले ट्रांजेक्शन पे भी जो इनकम है वो 500 की नहीं 700 पे कैलकुलेट करेंगे। हम उनको क्या बोलेंगे, सर रुको तो सही, कोई फंक्शनल डिफरेंस है उसका भी तो एडजस्टमेंट करोगे। अच्छा आगे बढ़े, कहते हैं साहब जो आप सप्लाई कर रहे हो बिलेट किसको, यू को, आप उसे सप्लाई कर रहे हो 500 यूरो पर, ये एफओबी है। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी मतलब इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो बायर जाने। ठीक बात है। अच्छा, पर आप जो अनरिलेटेड पार्टी बी को सप्लाई कर रहे हो 700 पे, ये सीआईएफ है, मतलब इसमें इसमें इंश्योरेंस फ्रेट वगैरह सब शामिल है। तो इसका मतलब ये जो 700 है साहब, दैट इज सीआईएफ। ये कैसा है सीआईएफ? तो क्या ये जो ये दिस इज कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन एंड दिस इज कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो मुझे साहब इस कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के लिए, मुझे इस कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के लिए एक कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन तो मिल गया, वो तो मुझे मिल गया, पर क्या आप ये बोलोगे कि ये दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल कंपैरेबल है? क्या आप ये बोलोगे कि ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है दीज आर 100% कंपैरेबल? यस और नो? नहीं। कैसे? जो कंट्रोल ट्रांजेक्शन है वो एफओबी बेसिस पे है, जबकि जो कंपैरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन वो सीआईएफ बेसिस पे। तो कहां एफओबी? एफओबी का मतलब आपने किसी भी तरीके का इंश्योरेंस और फ्रेट वगैरह पे नहीं करना, बट अनरिलेटेड पार्टी को जो आप सेल कर रहे हो यू हैव टू पे द इंश्योरेंस एंड फ्रेट एज वेल। तो आपको क्या करना है, अब आपको इसका एएलपी निकालना है। एएलपी कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्राइस ऑफ कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, वो है 700 यूरो, और फंक्शनल एडजस्टमेंट मुझे बताएंगे, मुझे सोच के बताएंगे कंट्रोल ट्रांजेक्शन में क्या नहीं है? सर इंश्योरेंस फ्रेट नहीं है, तो
आपको अगर इस कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को अगर आपको कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के लेवल पे लेके जाना है जिसमें इंश्योरेंस फ्रेट नहीं है, और जबकि कंपैरेबल ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस फ्रेट है, तो आपको इंश्योरेंस फ्रेट हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें से माइनस कर दें, क्या लेस कर दें, कॉस्ट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है, ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट इज 200 पर यूरो पर मेट्रिक टन और इसकी कॉस्ट है 200। तो साहब अगर आप कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को ही बिना इंश्योरेंस और फ्रेट के सप्लाई करते हो तो उसका एएलपी कितना बनता है, 500, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, 500। तो इसका मतलब ALP and actual transaction price is same, hence no adjustment is required to be made। इसलिए कोई इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक बात है। अच्छा, देखेंगे तो प्राइस ऑफ कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, फंक्शनल डिफरेंसेस एडजस्ट कर दें, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन साथ ALP आ गया और ALP के साथ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस कंपेयर करके एडजस्टेड इनकम निकाल लें। अच्छा, रीसेल प्राइस मेथड, ध्यान दीजिएगा साहब, रीसेल प्राइस मेथड कब यूज होता है, रीसेल प्राइस मेथड कब यूज होता है, जब आप गुड्स को या जब आप कुछ परचेज करते हैं किसी से आगे सेल करने के लिए विदाउट एनी सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन, मतलब यू आर बेसिकली डूइंग द डिस्ट्रीब्यूटर जॉब। मतलब अच्छा, लेट्स से कि आप क्या करते हैं, आप गुड्स को परचेज करते हैं, आप गुड्स को परचेज करते हैं बोथ फ्रॉम योर एई एंड अदर पर्संस, और इन गुड्स को आप विदाउट मच वैल्यू एडिशन आगे रीसेल कर देते हैं, मतलब यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, यू आर सिंपली बाइंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यू आर सिंपली बाइंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक बात है, आप कोई वैल्यू एडिशन एज सच नहीं कर रहे हो, मतलब आप परचेज करते हैं और आप रीसेल करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है साहब, बहुत ध्यान से, आप जो परचेज करके सेल करते हैं, देखेंगे साहब होता क्या है, एक कॉमन बिजनेस पॉलिसी होती है कि जो आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप अनरिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन से चार्ज करते हो, वही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप यूजुअली पूरे बिजनेस का रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने जो कंट्रोल्ड पार्टी या एसोसिएटेड एंटरप्राइज से जो परचेज किया और जो आपने उसको सेल किया, हम उस रीसेल प्राइस को उठाएंगे और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट करके आपका एएलपी निकाल देंगे। ठीक बात है, तो इसके लिए हमारा मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, this method compares the gross margin, that is gross profit over sales earned in the transaction between related and unrelated parties for the determination of ALP। RPM can be computed as follows। सबसे पहले आपको ये प्राइस पता करना है जिस प्राइस में आपने एसोसिएटेड पार्टी के गुड्स को आगे सेल किया है, तो आपको रीसेल प्राइस मिल जाएगा। उसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अनरिलेटेड पार्टीज के ट्रांजेक्शन के साथ आपका आता है, क्योंकि वही आपका जेन्युइन जीपी मार्जिन होगा। Reduce the normal gross profit margin derived from comparable uncontrolled transaction, और इसके बाद फंक्शनल एडजस्टमेंट्स कर दें और अकॉर्डिंगली ये जो एडजस्ट होके आपका परचेज प्राइस बन जाएगा, जो कि आप ALP परचेज प्राइस जिसको आप कह सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें। अच्छा, रीसेल प्राइस मेथड पे देखेंगे, अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा इज इंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इट परचेज गुड्स फ्रॉम इट्स एई सन पीटीई सिंगापुर। अच्छा, तो आपने ना सन पीटीई सिंगापुर से गुड्स परचेज किया, तो ये आपका हो गया कंट्रोल ट्रांजैक्शन, और आपने एक अनरिलेटेड पार्टी अच्छा ओसिनिया लिमिटेड, पता नहीं क्या नाम इसका, से भी आपने गुड्स परचेज किया यूके की। अच्छा, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 15% ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑफ सन पीटी वर्सेस इट वाज 20% इन केस ऑफ ओसिनिया। तो साहब अनरिलेटेड पार्टी से आपका जीपी मार्जिन 20% है, दैट अनरिलेटेड दैट प्रॉफिट मार्जिन, दैट जीपी मार्जिन वुड बी मोर जेन्युइन। अच्छा, after sale service warranty of 6 months was provided by Sun, whereas Oceania gave after sale warranty of 1 year। तो इसका मतलब ओसिनिया आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। The cost of warranty is 2% of sales price। The Sun PTE brand value is internationally known, जबकि ओसिनिया का नहीं है, इसका 1% है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली आप रीसेल ही कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर इट सोल्ड गुड्स ऑफ सन पीटीई फॉर 20 करोड़ एंड ओसिनिया 15 करोड़। तो आपने सन पीटीई के गुड्स को 20 करोड़ पे सेल किया। अब सवाल बनता है कि आप इसका परचेज प्राइस क्या लोगे, इसका आर्म्स लेंथ परचेज प्राइस क्या होगा। इसके लिए आप इसका सेल प्राइस उठाओ 20 करोड़ रुपीज, इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो नॉर्मल जीपी रेशियो जो 20% ऑफ सेल्स है,
तो 20% ऑफ सेल्स इसका बन गया 4 करोड़। अच्छा, अब आपको फंक्शनल डिफरेंसेस करने हैं, अब आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट्स करने हैं। ध्यान दीजिएगा, सन पीटीई के साथ जब आप डील करते हो और जब आप ओशन के साथ डील करते हो, तो सन पीटीई आपको 12 महीने की वारंटी देता है, ओशन आपको 6 महीने की वारंटी देता है। तो साहब सन पीटीई आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है जो कि ओशन आपको नहीं दे रहा। सन पीटीई आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है जो कि ओशन आपको नहीं दे रहा। तो आपको, अगर आपको ओशन के लेवल पे जाना है तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हटाना पड़ेगा। तो वारंटी चार्जेस, अच्छा तो वारंटी चार्जेस कितने हैं? 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ वारंटी, 2% ऑफ सेल्स प्राइस। तो अच्छा, तो सेल्स प्राइस का, अच्छा आफ्टर, तो ध्यान दीजिएगा, आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 6 मंथ प्रोवाइडेड बाय सन पीटी वेयर ओशन गिव्स यू द आफ्टर सेल वारंटी ऑफ 1 ईयर। तो इसका मतलब ओशन इज गिविंग यू द हायर बेनिफिट। तो अगर ओशन आपको हायर बेनिफिट दे रहा है तो ओशन इज कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। तो अगर उसमें अगर हायर बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपका सन पीटी तो नहीं दे रहा। अच्छा, तो आपको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक साल की, अच्छा तो अगर एक साल की वारंटी का वैल्यू अगर 2% ऑफ सेल्स प्राइस है तो 6 महीने का 1% ऑफ सेल्स प्राइस ले सकते हो। यहाँ पे अगर 20 करोड़ रुपए सेल्स प्राइस है तो वारंटी चार्जेस हमारे हो गए 20 लाख रुपीस। और पर सन पीटी आपको एक एडवांटेज दे रहा है, वो है इसका ब्रांड वैल्यू जो कि 1% ऑफ सेल्स प्राइस की तरह से कंसिडर किया जा सकता है। तो 20 लाख रुपए ऐड कर, तो इसका ईएलपी कितना बनता है? 16 करोड़। अच्छा, एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ वारंटी और एडजस्टमेंट फॉर ब्रांड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कॉस्ट प्लस मेथड, बहुत बार क्या होता है डिफरेंस कि आप जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो आप कर रहे होते हैं एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के फॉर्म में। जैसे आप सेमी फिनिश गुड्स बना के सेल कर रहे होते हैं, आप सर्विसेज दे रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। मतलब आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं उसका हो सकता है कि कोई रेडी मार्केट उस तरीके से ना हो, तो हम कॉस्ट प्राइस मेथड यूज करते हैं, जहां पे आपने जो अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के लिए वर्किंग की है उसका डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लो, और जो नॉर्मल जीपी मार्जिन आप दूसरे अनरिलेटेड पार्टी से चार्ज करते हो वो जीपी मार्जिन फंक्शनल एडजस्टमेंट को लगाने के बाद उसमें लगा दो, और आपका जो ईएलपी जीपी मार्जिन हो गया वो उस वैल्यू पे लगा दो जो कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आपका ईएलपी निकल गया। अच्छा, identify direct and indirect cost of goods or services to the AE, determine the normal GP margin, such a GP margin to be adjusted for functional differences, और ये functional difference में adjust करने के बाद ये ALP GP margin आ गया, और cost जो है साहब वो ALP GP margin से increase हो जाएगा, और accordingly वो आपका ALP arm's length price of the transaction बन जाएगा। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन देख लें CPM मेथड पे, ABC Limited Canada holds 35% shares in LMN Limited India। तो ABC और LMN are associated enterprise। LMN डेवलप सॉफ्टवेयर एंड बोथ, चलो ठीक है। अच्छा, ये LMN ने ABC के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया और जिसमें इन्होंने 120 मैन आवर्स लगाया, 1800 रुपए के रेट से बिलिंग की। चले, टोटल कॉस्ट कितना है? 2,25,000 रुपए। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पता चल गया 225। इसमें सिंपली क्या करें, जो ALP का जो मार्जिन, जो नॉर्मल ALP का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप दूसरे क्लाइंट से चार्ज करते हैं उसको लगाएं और इसको लगा के इसको कर दें। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे अंडर जीपी मार्जिन ऑफ 50% ऑन इट्स कॉस्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ LMN। तो आपने किसी थर्ड पार्टी से डील किया तो आपने उसको जो बिलिंग की वो उसमें आपने 50% अपने कॉस्ट का जीपी मार्जिन चार्ज किया। ट्रांजेक्शन ऑफ LMN एंड ABC विद XYZ आर कंपेरेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग फंक्शनल डिफरेंसेस। ध्यान दीजिएगा, LMN का ABC एसोसिएट एंटरप्राइज है, इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ, LMN का XYZ एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। LMN ने XYZ के लिए भी काम किया और जो बिलिंग की उसमें 50% ऑफ कॉस्ट का जीपी मार्जिन लिया। तो अगर आप अदर पार्टीज के लिए जो वर्क कर रहे हैं, अगर आप 50% ऑफ कॉस्ट जीपी मार्जिन चार्ज कर रहे हैं तो आप अपने जो एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए भी काम करो तो 50% ऑफ कॉस्ट जीपी मार्जिन चार्ज करो। पर यहाँ पे LMN और ABC और XYZ के बीच में जो वर्किंग हुई है उसमें कुछ अंतर है, और वो अंतर क्या है ध्यान दीजिए। LMN जो है साहब उसे ABC से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है तो आपको बेनिफिट होता है, पर ये सपोर्ट आपको XYZ से नहीं मिलता। तो अगर आपको XYZ से टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता आप उससे, बट ऑब्वियस सी बात है उस सपोर्ट के ना मिलने की वजह से हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हो, और वो आप LMN से चार्ज नहीं कर सकते, मतलब ABC से चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज ABC इज प्रोवाइडिंग यू द टेक्निकल सपोर्ट। इस टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू कितनी है साहब? 18% ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट।
मतलब एबीसी जो एलएमएन को टेक्निकल सपोर्ट देता है वो 18% जीपी मार्जिन का है, जो कि आपको एक्सवाइजेड नहीं देता। तो अगर एक्सवाइजेड आपको अगर टेक्निकल सपोर्ट नहीं देता, इसलिए आपने वो सपोर्ट ना होने की वजह से आपको कहीं बाहर से खरीदना पड़ता होगा, आपकी कॉस्ट लगती होगी, आपने एक्सवाइजेड का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, तो आप इसे एलएमएन से तो नहीं बढ़ा, एबीसी से तो नहीं बढ़ा सकते। तो जो आपका 50% का जो रेशियो है, इस रेशो में से जो टेक्निकल सपोर्ट आपको एबीसी से मिल रहा है उसे माइनस कर दें, बिकॉज एबीसी इज गिविंग यू द टेक्निकल सपोर्ट, मतलब बेनिफिट इन सम अदर फॉर्म। तो ये जो टेक्निकल सपोर्ट है 18% ऑफ 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो 9% हो गया, -9%। अच्छा, दूसरा, एबीसी गिव्स बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम और एलएमएन इसको क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर करता है, जो 10% ऑफ जीपी मार्जिन मतलब 5% हो गया। In case of rendering services to ABC, LMN neither runs any risk or marketing cost, जबकि XYZ के लिए इसे सारे रिस्क और कॉस्ट अज्यूम करने पड़ते हैं, जो 12% ऑफ जीपी मार्जिन है, तो साहब 6% भी माइनस कर दो। अच्छा, LMN 1 मंथ का क्रेडिट देता है एबीसी को, मतलब LMN को एबीसी से डील करने में कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्रेडिट कॉस्ट, जबकि XYZ के लिए वो कोई भी क्रेडिट नहीं देता, जो 2% है। तो ये फिर LMN एबीसी से डील करके एक्स्ट्रा बर्डन उठा रहा है 2%, 50% का मतलब 1%। तो हमें एलएमएन से अपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को 1% से बढ़ाना पड़ेगा। तो 50 -9 -5 -6 प्लस बोले तो 31%। तो हम एलएमएन एक्स एबीसी से जो डील करेगा वो 31% कॉस्ट का जीपी चार्ज करेगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की तरह से। तो 225 प्लस 31%, तो जो आर्म्स लेंथ प्राइस आएगा वो आएगा 294,750। अच्छा, और एक्चुअल प्राइस आपने क्या कोट किया है, 1800 रुपए पर मैन आवर, 120 घंटों के लिए। एक्चुअल प्राइस आपने कोट किया है 216, तो आपके प्रॉफिट्स को हम कितने से बढ़ा देंगे, 78,750। आई होप आपको बात समझ आएगी। अच्छा, चौथा मेथड है साहब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इट इज अ यूनिक मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड तब यूज होता है जब आप यूनिक इंटेंजिबल्स के लिए किससे काम करें, या जब आप कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग करें जिसके लिए और कोई मेथड सुटेबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप और आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज वगैरह काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट, इस टोटल प्रॉफिट को जितने भी पार्टीज इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इस टोटल प्रॉफिट को उन पार्टीज के बीच में अपोर्शन कर दिया जाता है। सर अपोर्शन का रेशियो क्या होगा, अपोर्शन का रेशियो होगा कि किस पार्टी ने इस प्रोजेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया है, किस पार्टी ने कितना रिस्क इस प्रोजेक्ट में लिया है, कितना कितना एसेट एम्प्लॉय किया है, और कितने फंक्शंस परफॉर्म किए, कितने रिस्क अज्यूम किए हैं इस प्रोजेक्ट में, कितने एसेट्स एम्प्लॉय किए और कितने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, इसको हम एफएआर एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, अब इस एफएआर एनालिसिस के बेसिस पे हम अलग अलग पार्टीज का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम इस प्रॉफिट को अलग अलग पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए और मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या तरीका यूज करोगे, एक तरीका हो सकता है जो कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेबल प्रॉफिट स्प्लिट। कंपैरेबल प्रॉफिट स्प्लिट में आप देखोगे कि लेट्स से कि आपने जो ट्रांजैक्शन अपने पार्टी, अपने कंट्रोल्ड, अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ मिलके किया, अगर वैसा ही कोई ट्रांजैक्शन और कोई एंटरप्राइज अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ मिलके करती है, और वो उनपे क्या प्रॉफिट स्प्लिट लगाती है, आप वो लगा लो, जो कि मिलना पॉसिबल नहीं है। और सेकंड तरीका होता है साहब रेसिडुअल प्रॉफिट स्प्लिट। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका टोटल प्रॉफिट आया, आपकी जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने जो भी नॉर्मल कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए एक मार्केट रिटर्न, और कुछ एंटरप्राइजेस यूनिक कंट्रीब्यूशन करती हैं, जैसे किसी एंटरप्राइज के पास इंटेंजिबल एसेट है, उसने वो कंट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, देखेंगे, a contract where two parties X and Y are involved resulted a total profit of 100 million. Out of the total profit 40 million is attributable to non-routine या फिर unique intangibles, अच्छा, which are contributed by X। तो इस टोटल प्रॉफिट का जो 100 मिलियन है, इस टोटल प्रॉफिट का X और Y के बीच में बंटना है, बट X को इसका 40 मिलियन मिल गया यूनिक इंटेंजिबल्स के लिए, और बचा 60 मिलियन। अभी 60 मिलियन दोनों में बटेगा। अच्छा, 60 मिलियन का जो रेशो है एक्स एंड वाई, ये है रेशो इन द रेशो ऑफ 10:90। अच्छा, तो 60 मिलियन में 10 मिलेगा एक्स को और 54 मिलेगा वाई को। तो एक्स के लिए टोटल है 46 मिलियन और वाई के लिए है 54 मिलियन। अच्छा, हमने कुछ और कर दिया क्या, अच्छा अच्छा, थोड़ी सी गलती हुई, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिक इंटेंजिबल है वो एक्स और वाई ने कंट्रीब्यूट किया है इन द रेशो ऑफ 10:90। अच्छा, -3 तो
एक्स और वाई, यूनिक इंटेंजिबल 10:90 के रेशो पे, यूनिक इंटेंजिबल के लिए 40 मिलियन है, 10 बोले तो 4 और 90 बोले तो 36। और इसके अलावा जो नॉन रूटीन अदर देन नॉन रूटीन मतलब जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो 50-50 है, तो 50-50 बचा 60, तो 30-30, तो 34 और 66। अच्छा, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, इसमें क्या होता है डियर कि जैसे कि आपने कॉस्ट प्लस मेथड में देखा था जहां पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट उठाते हैं और इस पे आप अपना जीपी मार्जिन, एलपी जीपी मार्जिन लगाते हैं। ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड में क्या होता है कि आप देखते हैं कि मुद्दे वाली बात क्या है कि कोई पर्टिकुलर बेस, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो एसेट इंप्लॉयड हो, चाहे वो सेल्स वैल्यू हो, जो आप किसी नॉन रिलेटेड पार्टी के साथ डील करके कमाते हैं, उतना ही प्रॉफिट आपको अपने रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन से भी मिलना चाहिए। दैट इज हाउ एएलपी इज कैलकुलेटेड। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? द नेट मार्जिन रियलाइज्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम अ कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटेड, मतलब कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का नेट मार्जिन, इसको कंपेयर करो विद कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, फंक्शनल डिफरेंसेस के लिए एडजस्ट करके एलपी निकाल दो। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें आप, देखेंगे बीटा इंक हैविंग अ बिजनेस इन सिंगापुर एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1,60,000 सिंगापुर डॉलर टू बीटा। अच्छा, मतलब मुद्दे वाली बात क्या है, बीटा इंक और बीटा लिमिटेड आपस में ए ही है, ठीक बात है। देखेंगे बीटा लिमिटेड प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सपोर्ट टू बीटा इंक। बीटा लिमिटेड स्पेंड 50,000 मैन आवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द सर्विसेज रेंडेड टू बीटा इंक। तो बीटा लिमिटेड ने बीटा इंक के लिए 50,000 मैन आवर स्पेंड किए सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए। द कॉस्ट फॉर बीटा लिमिटेड इज 75 सिंगापुर डॉलर पर मैन आवर। बीटा लिमिटेड बिल्ड 90.75 पर मैन आवर। अच्छा, बीटा के लिए कॉस्ट कितनी है? 75, बिलिंग कितनी की इन्होंने? 90.75। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कितना चार्ज किया? 15.75। अच्छा, प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट रेशियो कितना है? 15.75 डिवाइडेड बाय 75, ये साहब 21%। तो बीटा अगर अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज से डील कर रही है तो 21% का प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट चार्ज कर रही है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। गामा लिमिटेड इंडिया है सिमिलर बिजनेस मॉडल, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बैकअप सर्विसेज टू ओवी इंक मलेशिया। और गामा जो ओवी के लिए काम करता है, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट 800 और प्रॉफिट है 200। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट का रेशियो कितना है? 200 डिवाइडेड बाय 800 बोले तो 25%। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा जो अपने एसोसिएट के लिए काम कर रही है 21% ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट रेशियो, जबकि गामा 25% चार्ज करती है। तो हमें बीटा की जो हम इनकम कैलकुलेट करेंगे हम भी 25% पे करेंगे। तो बीटा के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है? 75। तो टोटल कॉस्ट है 75, इसका 25% 18.75 आ जाएगा, तो ये 93.75 आ जाएगा। 50,000 मैन आवर और एक सिंगापुर डॉलर 45 रुपीज का है। तो एलपी ऑफ द ट्रांजेक्शन निकलता है साहब 21,09,37,500 और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है? आपने हर एक आवर के लिए 90.75 लिया है। 20,41,87,500। तो एलपी बढ़ कितने से जाएगा? एलपी की वजह से इनकम कितने से बढ़ जाएगी? 67,50,000। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपने एलपी कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, हमने ये तो देख लिया। बट अगर हमने लेट से एलपी लगाया, लेट से हमने कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस लगाया और एक से ज्यादा प्राइसेस आ गए, तो अगर एक से ज्यादा प्राइसेस आ जाते हैं, मोर देन वन एलपी यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? तो हमारे देश में क्या होता है, उसका एवरेज कर दो, अर्थमेटिक मीन निकाल दो। अच्छा, where more than one price is determined by most appropriate method, the arithmetic mean shall be the ALP shall be arithmetic mean of such prices। तो सारे prices को सम टोटल करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्राइसेस। so that is the most common and most easiest and most irrational method। ठीक बात है, जो हमारे देश में बहुत समय तक चला। और हाँ, अगर एलपी अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो और लेट्स से कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है साहब 100 रुपीज का और एलपी निकलता है 101 रुपए का, तो ऑल्दो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और एएलपी अलग अलग है, बट क्या बहुत मेजर वेरिएशन है? नहीं, बहुत माइनर वेरिएशन है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, 3% तक का अगर वेरिएशन है 3% तक का, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस को ही मान लेंगे। 3% तक का मैक्सिमम वेरिएशन गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक बात है। तो मान लीजिए कि अगर लेट्स से एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है
वो अगर 100 है तो 3% का अगर वेरिएशन अगर गवर्नमेंट अगर मतलब 3% तक का वेरिएशन अलाउड है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, if the variation between the ALP and actual transaction price does not exceed 3% of the actual transaction price as may be notified, the actual transaction price shall be deemed as ALP। मतलब हम किसी भी इसमें किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर सर्विस दिया यूके की कंपनी को 50 लाख रुपए में, और इसने ना सिमिलर सर्विसेज के लिए किसी और पार्टी से 51 लाख और 53 लाख चार्ज किया था। ये दोनों एएलपी हो गए, एक से ज्यादा एएलपी है तो 51 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2, तो एएलपी आपका निकलता है 52 लाख रुपीज। अच्छा, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है 50 लाख रुपीज, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का लेट से 3% वेरिएशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया। तो आपने जो 50 लाख का एक्चुअल ट्रांजेक्शन किया है इसका रेंज कितना बनता है 3% प्लस 3% माइनस, तो 50 माइनस 3% बोले तो 48.5 और 51.5 दिस इज द रेंज। बट जो एएलपी है साहब वो एक्चुअली कितना आ रहा है 52, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज की भी बाहर जा रहा है एएलपी से, तो हम एएलपी 52 लाख मान के आपकी इनकम निकालेंगे। बट लेट्स से अगर एएलपी 51 लाख निकलता तो आपका जो एएलपी है ये इस रेंज में विद इन आ जाता, तो हम 50 लाख को ही इनकम से ही आपकी इनकम मान के कैलकुलेशन करते थे। चले आगे आते हैं। अच्छा, तो हमारे देश में क्या होता था डियर कि हम जो भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर एक से ज्यादा एलपी आ जाते हैं, एक से ज्यादा अगर आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाते हैं यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, तो हम अर्थमेटिक मीन वगैरह यूज कर लेते थे विच इज मोस्ट इरेशनल मेथड। ग्लोबली इसे फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे देश में भी साहब कहा गया कि ठीक है हम भी अभी से यूज नहीं करेंगे, हम ना रेंज ऑफ द एएलपी आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर आपका एक्चुअल प्राइस उस एएलपी के रेंज पे फॉल कर जाता है तो हम आपका एक्चुअल प्राइस को ही एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस को ही हम कंसीडर कर लेंगे। रेंज प्रोविजन कब कब अप्लाई करेगा ध्यान दीजिएगा, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन हो, सीयूपी हो, सीपीएम हो, आरपीएम, मतलब सर किसको छोड़ दिया प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ दिया। इसका रीजन क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का आपको कंपैरेबल मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी गया तो वो बहुत इरेशनल या बहुत हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो एक गुड कंपैरेबल है, तो इसलिए हमने पीएसएम को हटा दिया। इन चारों में से अगर कोई भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, आपके पास 6 या इससे ज्यादा डेटा सेट है, मतलब 6 या इससे ज्यादा प्राइसेस हैं, तो हम रेंज प्रोविजन यूज करेंगे। तो रेंज प्रोविजन हम कैसे यूज करेंगे, आप अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और रेंज आपका बनेगा 35th परसेंटाइल से लेके 65th परसेंटाइल, मतलब नंबर ऑफ डेटा एंट्रीज जितनी भी हैं उसका 35th परसेंटाइल और उसका 65th परसेंटाइल की वैल्यू। अच्छा, एक एग्जांपल से देख लें, अच्छा ये एग्जांपल देखें, तो लेट्स से कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, और उस ट्रांजैक्शन का जब हमने एएलपी आइडेंटिफाई किया तो हमें साहब ये 7 एएलपी मिल गए, और 7 एएलपी मिल गए, और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है हमारा, अच्छा एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेंज कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे पूछा ही गया है रेंज कॉन्सेप्ट, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 7 एएलपी मिल गए, तो रेंज के लिए हमें सबसे पहले रेंज बनाना है। तो रेंज स्टार्ट कहां से होगा 35th परसेंटाइल और 65th परसेंटाइल तक जाएगा। 35th परसेंटाइल कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डेटा सेट बोले तो 7 into 0.35, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द डेटा सेट बोले तो 7 into 0.65, नंबर ऑफ एंट्रीज 7 या 0.35 बोले तो वैल्यू कितनी आती है 2.45, और 7 into 0.65 बोले तो वैल्यू कितनी आती है 4.5। बट सर ये 2.45 का करोगे क्या, सेकंड की वैल्यू है 43, थर्ड की वैल्यू है 44, और 2.45 तो साहब कहीं भी फॉल नहीं करता। तो अगर 2.45 मतलब इट इज नॉट अ होल नंबर, तो नेक्स्ट वैल्यू मतलब 3 की वैल्यू ले लो। तो रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 44,000, और 65th परसेंटाइल बोले तो 4.55, तो अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर, तो नेक्स्ट वैल्यू ले लो बोले तो 46। तो रेंज वुड स्टार्ट फ्रॉम 44 एंड विल गो टू 46। तो अगर इस प्राइस के बीच में आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस कहीं भी फॉल करे तो हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस के साथ वी आर। अच्छा, और सर एक बात बताओ, अगर लेट्स से एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 45,000, हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ले लेंगे, बट लेट्स से एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 47,000, तो फिर एएलपी कैसे निकलेगा, तो एएलपी के लिए नंबर ऑफ डेटा सेट इनटू मीडियम बोले तो 50%, बोले तो 3.5, तो बोले तो 4, तो 45,000 वुड बी। अच्छा सर, ये रेंज कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, आपने साहब ना एक बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा बचपन में, इस तरीके से ये होता है प्लस इनफाइनाइट, ये होता है माइनस इनफाइनाइट, और अगर आप देखोगे तो इसका जो रेंज होता है ये जो रेंज होता है, ये जो रेंज होता है यही ज्यादातर वैल्यू को कवर करता है। इसका बहुत बड़ा इसके पीछे का रीजन है, रेंज प्रोविजन के पीछे इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, जो कि इस
कॉन्सेप्ट से इमर्ज होता है, जिसकी बात और नहीं करते। 35th परसेंटाइल ले लें और 65th परसेंटाइल, और अगर जो 35th परसेंटाइल इफ द होल नंबर, तो अगला अगर 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 होल नंबर है तो फिर इस होल नंबर प्लस अगले नंबर का एवरेज, और अगर होल नंबर नहीं है तो अगले नंबर का डेटा, मतलब अगले नंबर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एलपी जो होगी साहब वो 35th परसेंटाइल से 65th परसेंटाइल में जाएगी। और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस अगर इसी 35th से लेके 65th परसेंटाइल के बीच में इट इज ओके, और अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस इससे बियॉन्ड है तो फिर एलपी क्या होगा, the median of the data set would be computed and its value shall be taken as ALP, मतलब number of comparables into 0.5। तो अगेन सेम फॉर्मूला, अगर मीडियन इज अ होल नंबर तो इस और अगले की का एवरेज, और अगर होल नंबर नहीं है तो नेक्स्ट वैल्यू अपडेट। अच्छा, ELP कब कब, रेंज कॉन्सेप्ट कब कब अप्लाई नहीं करेगा, अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो, मतलब अगर ट्रांजेक्शनल, अगर ये जो मेथड है साहब इसके अलावा अगर कोई मेथड हो, इसके अलावा कौन सा मेथड बचा, इसके अलावा PSM बचा, आपको कोई मेथड नहीं बचा, या नंबर ऑफ एंट्रीज 6 से कम हो, तो फिर उस केस में रेंज अप्लाई नहीं करेगा, फिर आपको अर्थमेटिक मीन ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ बात बताओ, आप जो डेटा यूज करोगे क्या सिंगल ईयर का डेटा यूज करोगे, क्योंकि सिंगल ईयर का डेटा जो होगा साहब वो बहुत ज्यादा, उसमें हम कह सकते हैं वेरिएशन होगा। डेटा जो होता है डियर, वो सही में जो डेटा होता है, जो स्टॉक को ऑब्जर्व करके रहता है, वो सिंगल ईयर का जिस साल आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो डेटा, प्लस पास्ट का कम से कम 2 ईयर का डेटा होना चाहिए, इसको हम कहते हैं मल्टीपल ईयर डेटा। क्योंकि जो 3 साल का जो डेटा होता है, ये इंटरनेशनल स्टडीज में प्रूव किया गया है कि 3 साल का जो डेटा होता है वो अननेसेसरी शॉक्स को ऑब्जॉर्व आसानी से कर सकता है कंपेयर टू द सिंगल ईयर डेटा। अब जैसे मुझे एक छोटी सी बात बताए, अभी बहुत रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने टैरिफ को लेके बहुत सारे डिसीजंस लिए, इसकी वजह से पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट हिल गया। बट इसका इंपैक्ट अगले साल क्या इतना ही रहेगा या बहुत कम हो जाएगा, सर बहुत कम हो जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या पिछले साल था, नहीं था, क्या अगले साल एक और साल के बाद क्या इतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सिर्फ इस साल का डेटा लूं, जिस साल डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे डिसीजंस लिए, वो डेटा बहुत ज्यादा कैसा होगा, अनरियलिस्टिक या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड डेटा, वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं वेरिएशन वाला डेटा होगा। इस वेरिएशन को कम करने के लिए हमने ये डेटा लिया, और साथ में इसके पीछे के 2 साल का डेटा अगर अवेलेबल है तो वो भी ले लो, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ईयर डेटा। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ मेकर्स अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल ईयर डेटा ले लो। व्हेन मल्टीपल ईयर डेटा इज गिवन एंड, और कौन कौन सा मेथड हो सकता है, आरपीएम, सीपीएम, टीएनएन। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल ईयर डेटा के लिए आप कौन कौन सा मेथड नहीं यूज कर सकते। आप एक तो साहब पीएसएम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेटा मिलना ही नहीं है, और मल्टीपल ईयर डेटा के लिए साहब आप सीयूपी मेथड भी यूज नहीं कर सकते, कॉस्ट कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कप मेथड का ऑलरेडी इतना ज्यादा डेटा करंट ईयर का अवेलेबल होता है, उसमें मल्टीपल ईयर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा साहब, सिर्फ अगर हम रेंज कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें सारे मेथड्स अलाउड हैं एक्सेप्ट पीएसएम। अगर हम मल्टीपल ईयर डेटा की बात करें उसमें 2 मेथड्स को छोड़ के सारे अलाउड हैं। 2 कौन कौन से, पीएसएम तो हो ही नहीं सकता, और सीयूपी के लिए बहुत सारा डेटा ऑलरेडी सेम ईयर का अवेलेबल होता है, इसलिए, और चूंकि कंपेरेबल इन कंट्रोल प्राइस कमोडिटी और ऑयल ट्रांजेक्शन से डील करता है, इसलिए वो डेटा जितना करंट होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, फिर आप वेट कैसे असाइन करोगे, अगर आरपीएम है तो सेल्स के बेसिस पे, सीपीएम है तो कॉस्ट के बेसिस पे, और टीएनएनएम है तो कॉस्ट या सेल्स या एसेट्स के बेसिस पे। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समरी देख लें। अगर हम सीपी मेथड की बात करें, कप मेथड में साहब रेंज तो अप्लाई करता है पर मल्टीपल ईयर डेटा अप्लाई नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, रेंज कब अप्लाई करेगा, अगर 6 या मोर कंपैरेबल तो रेंज अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं। बट मल्टीपल ईयर डेटा नहीं, सीयूपी में आपको हमेशा सिंगल ईयर डेटा लेना है। आरपीएम की बात करें तो आरपीएम में साहब रीसेल प्राइस मेथड में मल्टीपल ईयर डेटा भी अप्लाई करता है, रेंज भी अप्लाई करता है। मल्टीपल ईयर डेटा अगर मल्टीपल ईयर दिया है तो ले लो, और 6 से ज्यादा एंट्रीज हैं तो फिर आरपीएम वो आपका रेंज ले लो। अच्छा, तो ये भी एप्लीकेबल है और मल्टीपल ईयर डेटा भी एप्लीकेबल। सीपीएम में भी सेम है। पीएसएम प्रॉफिट स्प्लिट मेथड में डेटा मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए ना तो रेंज अप्लाई करेगा, चाहे 6 या उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, और सिंगल ईयर डेटा, और टीएनएम में भी सारे अप्लाई करते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे लोग। अच्छा,
देखेंगे डियर, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ईयर डेटा दिया है, ईयर 3 इज द करंट ईयर और इसके पिछले के 2 साल दिए। अगर लेट्स से एग्जाम में एक और साल दे दे तो आपको सिर्फ पिछले 2 साल देने हैं। अच्छा, अब हमें इसका अग्रीगेट करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर लॉ मेकर के अगर आप वर्ड्स को देखेंगे तो इन्होंने कहा है वेटेज एवरेज ऑफ द प्राइसेस, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वेटेज एवरेज। और अगर आप मैथ्स की बुक्स को ओपन करेंगे तो वेटेज एवरेज के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट सीबीडीटी ने क्लियरली बता दिया वेटेज एवरेज का हमारा तरीका अलग है। सीबीडीटी के हिसाब से वेटेज एवरेज का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो आपको डेटा दिया है वो दिया है ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ठीक बात है। ऑपरेटिंग इनकम टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओआई ओपी। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे आप हर साल का ओपी टू ओआई का रेशियो निकालो, उसको फिर एग्रीगेट करो। सीबीडीटी कहता है नहीं, तीनों साल का ओआई 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 जोड़ दो, ओपी 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 जोड़ दो, इसके बाद एक बार में उसका वेटेज निकालो। अब आपको ये अजीब सा लग सकता है बट कुछ नहीं कर सकते, सीबीडीटी के हिसाब से यही सही है। अच्छा, तो पहले साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग इनकम का रेशियो क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कितना सर, 43 प्लस 39 प्लस 48 बोले तो 130 डिवाइडेड बाय 490 प्लस 420 प्लस 530। अच्छा, तो 1340, तो 130 डिवाइडेड बाय 1340, तो ये रेशियो बनता है डियर पहले साल का 9.7%। कितना बना? अच्छा, मैंने क्या कुछ गलती कर दी क्या? 490 प्लस 420 प्लस 530 है ना, 1440 है। 130 डिवाइडेड बाय 1440, हाँ 9.03%, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 9.03%। इस तरीके से आप सारे के सारे डेटा का मल्टीपल ईयर मतलब डेटा का आप वैल्यू निकालो, और ये वैल्यू आती है साहब इस तरीके से कुछ 9.03, 8.16। इसके बाद फिर आप डेटा सेट बनाओ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, सबसे पहले ये आएगा, दिस इज हाउ द डेटा वुड बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज है 8, तो रेंज क्या निकलेगा 35th परसेंटाइल से 65th परसेंटाइल। तो 35th बोले तो 8 into 0.35 बोले तो 2.6, तो थर्ड वैल्यू यहाँ से रेंज स्टार्ट होगा 8 into 0.65 बोले तो 5.2, मतलब 6th वैल्यू यहां तक जाएगा। सो दिस वुड बी द रेंज, दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग इनकम रेंज। अच्छा, तो 3.72 से लेके 8.16 के बीच में अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग इनकम का रेशियो अगर फॉल करता है, हम एक्चुअल वाले को ही मान के आपकी इनकम में फिर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक्चुअल जो कंट्रोल ट्रांजैक्शन वो 8% है, जो कि इस रेंज में फॉल करता है। हमने कहा ठीक है साहब 8% होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो साहब हमने आपके साथ देखा अभी कि एएलपी के प्रोविजंस लगाने की वजह से एसएससी की जो इनकम है इंडिया में वो इनकम बढ़ सकती है, खर्चे कम हो सकते हैं। सो एएलपी की वजह से जो इनकम आपकी बढ़ती है या जो आपकी कॉस्ट या एक्सपेंसेस कम होते हैं इंडिया में, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब साहब प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी होल्डिंग कंपनी बी को कुछ गुड्स सेल किया, लेट्स से 100 लाख रुपीस का। डिपार्टमेंट ने एलपी के हिसाब से इसका प्राइस निकाला 200 लाख रुपीस। तो अब ए की इनकम इंडिया में 100 लाख से बढ़ गई, तो ए की इनकम तो इंडिया में 100 लाख रुपीस से बढ़ गई, हम इस चीज को मानते हैं, और ए को हम इंडिया में 200 लाख मतलब 100 लाख रुपीस से इनकम बढ़ा के टैक्स लेंगे, ये भी ठीक है। पर साहब बुक पर जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन क्या है कि आपने आर्टिफिशियल तरीके से 100 लाख रुपीस बी को इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर दिया। अब आपको इस 100 लाख को इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने साहब 200 लाख रुपीस की कमोडिटी या 200 लाख रुपीस के प्रोडक्ट को सिर्फ 100 लाख का सेल किया है, तो आपने आर्टिफिशियली 100 लाख रुपीस इंडिया के बाहर शिफ्ट किया है। आपको बी से इस पैसे को या किसी भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इस पैसे को इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा 100 लाख। सर ये क्या बात है? ये ग्लोबल प्रैक्टिस है साहब, सिर्फ इंडिया में नहीं होता, दिस इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस। मतलब बाकियों को देखकर हमने भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो आप इसको या तो रिपेट्रिएट कर लो, वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो एडिशनल इनकम टैक्स दो। सर ये 100 लाख जो मेरी इनकम प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ी, उसमें तो टैक्स दे ही रहा हूं, वो तो दो गई। आप बाकी जो पैसा जो विदेश में आपने छोड़ दिया उसे इंडिया में या तो लेकर आओ या इस पे एडिशनल इनकम टैक्स दो। अगर आप ये भी नहीं करते तो इसे हम डीम्ड लोन मान लेंगे, आपने अपने एई को दिया है, और इस डीम्ड लोन में हम नॉमिनल इंटरेस्ट आपका टैक्स करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब होता है? अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका असेसमेंट ईयर 17-18 या इसके बाद हो, और साथ में अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करे तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। अच्छा,
आपको तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिपेट्रिएट करो। रिपेट्रिएट आप कब तक करोगे, 90 डेज के अंदर अंदर। कब से 90 डेज काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी एडजस्टमेंट आपने सुओ मोटो कर दिया, आईटीआर अपना आरओआई आपने फाइल किया, आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब आपने एक्चुअल प्राइस जो था एएलपी के हिसाब से आपने वहां पे स्पेसिफाई करके प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया। तो डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर का के 90 डेज के अंदर अंदर पैसे एक्सेस मनी रिपेट्रिएट करो। अगर ऐसा नहीं करते तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, नॉशनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा प्राइमरी एडजस्टमेंट आपने खुद से नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने किया या किसी अपीलेट अथॉरिटी ने किया और आपने उसको एग्री कर लिया, मींस आपने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, आपने उसके अगेंस्ट अपील वगैरह नहीं की, तो जिस दिन वो ऑर्डर आपको मिला असेसिंग ऑफिसर का या अपीलेट अथॉरिटी का, उसके 90 डेज के अंदर अंदर पैसे रिपेट्रिएट करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस ऑर्डर से ही आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट कितना लगेगा इस पे? अच्छा, आपने एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट किया और उसके तहत आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ, तो आपको पता है डियर एपीए जो होता है वो अगर आप एक कॉन्टिन्यूइंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूइंग ट्रांजेक्शन के लिए भी हो सकता है या ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन के लिए भी हो सकता है, ठीक बात। अच्छा, तो अगर आपने एपीए किया और जिस साल के लिए एपीए आपने किया, आपने जिस साल के लिए आपने एपीए किया, इफ एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, उस साल के आईटीआर के फाइल करने के ड्यू डेट के पहले आपने एपीए किया, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर के 90 डेज के अंदर अंदर या फिर उससे आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा ड्यू डेट से, या आफ्टर मतलब ड्यू डेट के बाद अगर आपने एपीए किया है तो फिर एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू, जिस महीने एपीए किया उसके एंड मंथ के एंड के 90 डेज के अंदर अंदर, अदरवाइज एंड ऑफ द मंथ से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने सेफ हार्बर के लिए एक्सरसाइज किया, सेफ हार्बर के लिए सब आप यूजुअली आईटीआर के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, तो आईटीआर का ड्यू डेट और अदरवाइज आईटीआर के ड्यू डेट से ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के तहत एडजस्टमेंट किया, तो असेसिंग ऑफिसर का जब ऑर्डर आएगा टू गिव इफेक्ट टू द मैप, उस दिन से 90 डेज के अंदर अंदर या रिपेट्रिएट करो, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते पूरा या पार्ट ऑफ द मनी, तो जो पार्ट आपने रिपेट्रिएट नहीं किया असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर वाले दिन से ही नॉशनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। सर नॉशनल इंटरेस्ट होगा कितना? अगर ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो सेबी का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग फंड प्लस 3.25%, अगर ट्रांजेक्शन इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो, और अगर ट्रांजेक्शन अगर फॉरेक्स में डिनोमिनेटेड है तो 6 मंथ लिबोर एज ऑन मतलब 6 मंथ लिबोर एज ऑन 30 सितंबर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 3%, तो ये नॉशनल इंटरेस्ट रेट है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एडिशनल इनकम टैक्स पे कर देते हो देयर इज नो नीड टू मेक द सेकेंडरी एडजस्टमेंट, आपको ना तो रिपेट्रिएट करना है पैसा और नहीं आपको हम नॉशनल इंटरेस्ट आप पे लगाएंगे डिम्ड लोन मान के। तो ऑप्शनल एडिशनल इनकम टैक्स आपको कितना पे करना है, 18% प्लस 12% प्लस 4% बोले तो 20.9664% का आपको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, सारी बातें होंगी, चलो फिर। अच्छा, जो भी पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं साहब, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। Every person who has entered into international transaction or specified domestic transaction shall keep and maintain the prescribed information and documents, हम आपके साथ देखेंगे। अगर आप एक इंटरनेशनल ग्रुप के कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हैं इंडिया में और आपको उस इंटरनेशनल ग्रुप के बारे में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे जो कि रूल 10DA में दिए गए हैं उस इंटरनेशनल ग्रुप के बारे में। अच्छा, और आपको साहब इन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ेगा इवन इफ वेदर और नॉट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज अंडरटेकन बाय सच कंस्टिट्यूएंट एंटिटी, भले आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया हो या ना किया हो। अच्छा, पेनल्टी में आएंगे। अच्छा, असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील साहब किसी भी प्रोसीडिंग के तहत आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो आप यहाँ मेंटेन कर रहे हैं वो आपसे मंगा सकता है बाय इशूइंग अ नोटिस, जिसमें 10 दिनों का टाइम हो सकता है और वो चाहे तो उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम 30 डेज के लिए। अच्छा, जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप है साहब, इससे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मंगाया जा सकता है और अगर ये प्रिस्क्राइब समय के तक उसे फर्निश करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करना है, ध्यान दीजिएगा। ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द ससीज एंटरप्राइज, आपकी एंटरप्राइज का ओनरशिप स्ट्रक्चर, प्रोफाइल ऑफ द मल्टीनेशनल ग्रुप, आपके बिजनेस का ब्रॉड डिस्क्रिप्शन और इंडस्ट्री जिसमें आप काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के नेचर, टर्म्स एंड प्राइसेस, फंक्शंस परफॉर्म्ड, रिस्क अज्यूम्ड एंड एसेट्स एम्प्लॉयड, रिकॉर्ड ऑफ अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और ईएलपी के लिए जो भी मेथड्स वगैरह हैं। और ये सारी की सारी जानकारी साहब 31 अक्टूबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको मेंटेन करनी है और इसे 8 साल तक रखना है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा,
बट सर एक बात बताओ, हम तो बहुत ही छोटा या बहुत ही मार्जिनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी क्या ये पूरी जानकारी मेंटेन करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं और जिसकी एग्रीगेट वैल्यू 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करने, बस आपको ये सब्सटेंशिएट करना है कि आपका जो एएलपी है वो सही है। अच्छा, आगे आते हैं। क्या सर हर साल हमें फ्रेश डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है? नहीं। अगर आपके डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, अगर आपके ट्रांजेक्शन में किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है इन द नेचर एंड टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, assumptions मेड और एनी अदर क्रिटिकल फैक्टर, तो आपको फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करना। अच्छा, डिफरेंस, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। आपने जो एएलपी जिस प्राइस पे किया और एएलपी अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अगर आइडेंटिफाई करता है, अगर उसमें कुछ अंतर आता है, तो एक तरह से ये अंडर रिपोर्टिंग मानी जाती है। पर हम अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानेंगे यदि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन मेंटेन किया और आपने रिकॉर्ड्स को फर्निश किया। ठीक बात है। Where the SSC had made information and documents as prescribed, declared the international transaction and disclosed all material facts. अच्छा, अब आती है मुद्दे वाली बात, पेनल्टीज। ध्यान दीजिएगा, अगर एसएससी 92D में जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन नहीं करता, उसे रिपोर्ट, अगर एसएससी अपने अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर किया, उसको रिपोर्ट नहीं करता या गलत जानकारी फर्निश कर देता है, तो असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी साहब 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट एंटिटी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करता या फर्निश नहीं करता, तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। बट सेक्शन 273 भी कहता है कि अगर आप सफिशिएंट रीजन प्रूव कर दो तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, हर वो व्यक्ति जिसने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर किया है, उसे सीए से रिपोर्ट लेके फर्निश करना पड़ेगा, जिसको टीपी ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। स्पेसिफाइड डेट का मतलब होता है साहब 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग आईटीआर। आपको पता है टीपी ट्रांजैक्शन में जो ड्यू डेट होती है वो 30 नवंबर होती है, तो 31 अक्टूबर तक फर्निश करना पड़ेगा। और अगर आप ये रिपोर्ट फर्निश नहीं करते तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। बट सेक्शन 273 भी कहता है कि अगर आप सफिशिएंट रीजन प्रूव कर दो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, सेफ हार्बर रूल्स साहब, ऑल्दो सीबीडीटी ने इशू किए हुए, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक उसको नोटिफाई एज सच नहीं किया। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सिर्फ एक बार आज तक 2 नंबर का सेफ हार्बर का क्वेश्चन आया था। बहुत बड़े बड़े रूल्स हैं और इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया। मैं भी पहले बच्चों को पढ़ाता था, बट मुझे बाद में समझ में आया कि साहब इट इज वर्थलेस, बच्चों का टाइम खराब करने वाली बात है, क्योंकि न तो इंस्टीट्यूट ने एक्सप्रेसली सिलेबस में इंक्लूड किया है और उन्होंने कहा है कि हम जब बताएंगे तब से आएगा। इन्होंने आज तक इन्होंने स्पेसिफिकली सेफ हार्बर रूल्स को इंक्लूड किया ही नहीं, तो मैं भी बच्चों का टाइम पास क्यों करूं, तो इसलिए हमने भी हटा दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकता है? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ध्यान दीजिएगा, हर वो ट्रांजैक्शन जो एटीआईए में रेफर है। मतलब एटीआईए क्या है साहब? कि आप कोई एलिजिबल बिजनेस करते हो जिसमें आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है, उस और अगर आप उस एलिजिबल बिजनेस से अपने किसी नॉन एलिजिबल बिजनेस के बीच में कोई गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करते हो एट अ प्राइस लोअर देन फेयर मार्केट प्राइस, ताकि आपके एलिजिबल बिजनेसेस के प्रॉफिट्स बढ़े, उस पर टैक्स एग्जम्पशन है, और जो आपका नॉन एलिजिबल बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स कम हो क्योंकि उस पर टैक्स पे करना है, तो ये ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बन जाएगा। अच्छा, आपने कोई बिजनेस किया किसी ऐसे पर्सन के साथ, अगर आपका कोई एलिजिबल बिजनेस है और आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ कोई बिजनेस किया जिसका आपका जिसके साथ आपका क्लोज मतलब कनेक्शन है, और जो आपने ट्रांजैक्शन किया वो फेयर मार्केट प्राइस पे नहीं है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। अच्छा, एनी ट्रांजैक्शन रेफर टू इन चैप्टर 6 से 10AA, मतलब कि चैप्टर 6 सेक्शन 10AA आपको पता है सेज यूनिट, और सेक्शन और मतलब चैप्टर 10M साहब आपको पता है कि बहुत सारे आपको चैप्टर 6 से हेडिंग सी में ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे आप टैक्स हॉलिडे एंजॉय करते हैं, और आप अपने ही किसी दूसरे अनएलिजिबल बिजनेस के यूनिट से एलिजिबल बिजनेस को कोई गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करें एट अ प्राइस लोअर देन एफएमवी, तो आप प्रॉफिट का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसको डील करने के लिए स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आ गया। अच्छा, अगर कोई कंपनी है डियर 115 BAB और वो किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करती है जिसका कोई क्लोज कनेक्शन है उसके साथ और प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करती है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAE और वो क्लोज कनेक्शन वाले पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करती है, या कोई और ट्रांजैक्शन जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करो जिसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो ही स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है और टीपी के प्रोविजंस लग जाएंगे। अच्छा, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एपीए क्या होता है? एपीए होता है डियर कि लेट्स से कि आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इशू क्या आता है कि साहब एएलपी क्या होगा?
या एएलपी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा, व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एएलपी। अगर लेट्स से आपने एएलपी के लिए कोई और मेथड चूज कर लिया, डिपार्टमेंट ने कोई और मेथड चूज कर लिया, तो आपका एएलपी और डिपार्टमेंट का एएलपी बदल जाएगा और आपके लिए परेशानी है। या आपने एएलपी के लिए कोई और प्राइस एएलपी का कंसीडर कर लिया, डिपार्टमेंट ने कोई और प्राइस कंसीडर कर लिया, तो भी परेशानी है और इसको लेके परेशानी बन सकती है। तो हमने कहा नहीं साहब अब ऐसे काम नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट से ही पहले ही अग्रीमेंट कर लो एएलपी को लेके, इसके बाद अपना बिजनेस करो। या अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो डिपार्टमेंट से अग्रीमेंट करके जो जब तक जो बिजनेस कर लिया उसको भी रेक्टिफाई कर लो, ताकि बिना मतलब की पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन और परेशानी में न फंसे। तो देखेंगे अच्छा, the board may with the previous approval of central government enter into APA with any of the following person determining the ALP or specifying the manner in which ALP is to be determined in relation to an international transaction। ठीक बात है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा एएलपी क्या होना चाहिए, तो आप बोर्ड के साथ एक एपीए कर लो और आपको बोर्ड बता देगा कि एपीए क्या, एएलपी क्या होगा या हाउ टू डिटरमाइन द एएलपी, वो फिक्स हो जाएगा। या फिर सेक्शन 911 में साहब आपको पता है 911 में बिजनेस कनेक्शन वगैरह से जो इनकम आती है वो भी परेशानी है। तो बिजनेस कनेक्शन वाली इनकम को आइडेंटिफाई करने का तरीका भी बोर्ड बता देगा, बट ये इररिलेवेंट है क्योंकि इसके रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं और कभी नोटिफाई होने वाली भी नहीं है। ठीक बात है। आगे आते हैं, एएलपी शैल बी वैलिड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो मतलब जिस प्रीवियस ईयर से एएलपी आपका इफेक्टिव होता है उसके साथ वो 5 साल और वैलिड रहता है। एएलपी अच्छा एपीए बेसिकली नॉट एएलपी, एपीए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अच्छा एपीए किसके किसके ऊपर बाइंड होता है, पर्सन इन हुज केस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू विच एपीए इज एंटर्ड। तो लेट्स से मान लीजिए कि मिस्टर ए ने अपने जापान के सब्सिडरी कंपनी वाले ट्रांजेक्शन के लिए एपीए किया, तो वो मिस्टर ए के सब्सिडरी कंपनी जापान वाला जो ट्रांजेक्शन है जिसके लिए एपीए किया उस पे बाउंड होगा, और उस ट्रांजेक्शन के लिए जो पीसीआईटी, सीआईटी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज इनके सबऑर्डिनेट हैं फॉर द सेड पर्सन ट्रांजेक्शन, इनको भी ये एपीए मानना पड़ेगा, एपीए के टर्म्स कंडीशंस और एपीए का जो एएलपी है इनको मानना पड़ेगा। अच्छा एपीए कब तक बाइंड होगा, अंटिल देयर इज अ चेंज इन द लॉ और फैक्ट्स हैविंग बियरिंग टू द एपीए। क्या एपीए वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है? हाँ, अगर बोर्ड को पता चले कि एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो ये वर्ड एब इनिशियो बन जाएगा और वर्ड एब इनिशियो बनने के बाद ये माना जाएगा कि जैसे कि कभी एपीए हुआ ही नहीं था और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग एपीए टू द डेट ऑफ डिक्लेयरिंग इट वॉइड हटा दी जाएगी। इसके बाद अगर लेट्स से पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर 60 डेज से कम बचती है तो उसको 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पर्सन्स एलिजिबल टू अप्लाई, एनी पर्सन हु हैज अंडरटेकन और कंप्लीटेड टू अंडरटेक एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एपीए। क्या आपको एपीए के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसके लिए साहब एक प्री फिलिंग कंसल्टेशन होता है। अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट उस कंसल्टेशन में जा सकते हैं, जहां पे आपको डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ये बताएंगे कि क्या आपको एपीए में जाना चाहिए, आपका काम बिना एपीए के हो जाएगा, क्योंकि एपीए के लिए साहब एक हेवी फीस पे करनी पड़ती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप प्री फिलिंग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो वो जो कंसल्टेशन है वो बाइंड नहीं होगा बिटवीन द बोर्ड एंड यू, और ये नहीं माना जाएगा कि आपने एपीए कर लिया। अच्छा एप्लीकेशन फॉर एपीए, अगर आपको लगता है कि आपको एपीए में जाना ही चाहिए तो आप जो है वो आप एपीए के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फीस। और एपीए के लिए एप्लीकेशन किसको देना है, एपीए साहब आपका हो सकता है यूनिलैटरल, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। तो अगर एपीए इज यूनिलैटरल तो आपको एप्लीकेशन देना है टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और इन केस ऑफ द बायलैटरल और मल्टीलैटरल आपको जो एप्लीकेशन देना है टू द कंपिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया। अच्छा और एपीए के लिए आप एप्लीकेशन कब से दे सकते हैं, लेट्स से आपको नया ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को शुरू करने से पहले एपीए के लिए एप्लीकेशन दे दो, जब से एप्लीकेशन दोगे एपीए आपका चालू हो जाएगा। अच्छा पर अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो जिस प्रीवियस ईयर से आप चाहते हो एपीए आपका इफेक्टिव हो उस प्रीवियस ईयर के पहले दिन तक कम से कम एप्लीकेशन दे दो। तो अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर 24-25 से एपीए आपका इफेक्टिव हो तो कम से कम 1 अप्रैल 2024 को एप्लीकेशन दे दो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन में भी फाइल्ड एट एनी टाइम बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, माय मिस्टेक। अगर आप 1 अप्रैल 24 से चाहते हो तो 31 मार्च 2024 तक देना पड़ेगा। अच्छा बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द फर्स्ट असेसमेंट ईयर, और अगर आप नया ट्रांजैक्शन शुरू करना चाह रहे हो तो जब से ट्रांजैक्शन शुरू करते हो उसके पहले एप्लीकेशन दे दो बिफोर अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन। अच्छा फीस कितनी देनी है, अगर
एपीए में जो ट्रांजेक्शन है उस अगर उसका अमाउंट कितना है, अगर 100 करोड़ तक है तो 10 लाख रुपए, 100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक है तो 15 लाख, और 200 करोड़ से ज्यादा है तो 20 लाख रुपए। अच्छा, क्या एपीए को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ, बिफोर द टर्म्स ऑफ द एपीए गेट्स फाइनलाइज्ड आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। क्या अमेंड किया जा सकता है? आप अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अमेंडमेंट की जरूरत है, आप एपीए के अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करो, बट बिफोर द टर्म्स आर गेटिंग फाइनलाइज्ड। अगर एपीए आपका होता है साहब तो आपको एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश करना पड़ेगा, क्योंकि एपीए होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो आपको ये रिपोर्ट फर्निश करके ये बताना पड़ेगा कि आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, द एसएससी शैल फर्निश एन एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट इन क्वाड्रुप्लिकेट फॉर ईच ईयर कवर्ड इन अग्रीमेंट। तो आपको कब तक फर्निश करना है? 90 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट या 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उसके आईटीआर के फाइल करने के 30 डेज के अंदर अंदर, और या फिर 90 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। अगर पहले साल की अगर हम बात करें तो हो सकता है पहले साल जिस साल से आपका एपीए अप्लाई करे उसका आईटीआर फाइल करने के बीच में बहुत कम टाइम हो, तो उसके लिए आपको 90 डेज मिल गया, 90 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद चेक रेट। अच्छा, आप जो एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट फर्निश करोगे उसका कंप्लायंस ऑडिट किया जाएगा, और उस कंप्लायंस ऑडिट को करने के बाद जो आपका टीपीओ है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्या एपीए में रिवीजन हो सकता है? हाँ, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो सुओ मोटो भी कर सकता है, या एसएससी के एप्लीकेशन पे कर सकता है, या डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स उनके एप्लीकेशन पे कर सकता है। May be revised by the board either suo motu or on the request of the SSC or competent authority if there is revision। कब कब हो सकता है? Change in the critical assumption or failure to meet a condition, change in the law जो कि एपीए की वजह से था, एपीए के समय था, रिक्वेस्ट फॉर द कंपिटेंट। आपने अगर बायलैटरल या मल्टीलैटरल एपीए किया है तो जिस देश के साथ एपीए किया है वहां से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है टू मेक अ रिवीजन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर एसएससी खुद से ही एपीए के रिवीजन के लिए अप्लाई करता है तब तो कोई बात नहीं। अगर एसएससी अप्लाई नहीं करता है, डिपार्टमेंट खुद से करता है, सुओ मोटो करता है, या किसी और वजह से करता है, तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। और अगर एसएससी इन अग्रीमेंट है विद द प्रपोज्ड रिवीजन देन इट इज ओके। अगर एसएससी अग्रीमेंट में नहीं है तो एपीए कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ एपीए, एपीए कब कब कैंसिल हो सकता है? कंप्लायंस ऑडिट आपने करवाया जिसमें पता चला कि आप एपीए के कंडीशंस को फुलफिल ही नहीं कर रहे, या एसएससी कंप्लायंस ऑडिट को टाइम पे फर्निश नहीं करता रिपोर्ट को, या कंप्लायंस ऑडिट में पता चलता है कि मटेरियल एरर्स हैं, या एसएससी जो है वो एपीए के अग्रीमेंट रिवीजन को एग्री नहीं करता, या रोल बैक के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। रोल बैक के बारे में बात करते हैं तो इन केसेस में साहब एपीए आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब रोल बैक क्या होता है ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि आपका एपीए इफेक्टिव हुआ है 24-25 से, प्रीवियस ईयर 24-25 से, बट साहब मैंने जो पहले जो सालों में जो ट्रांजेक्शन किया इसका क्या होगा? तो इसके पिछले 4 सालों तक डियर आप एपीए के इंपैक्ट को रोल बैक करवा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, इन 4 सालों तक। तो 5 साल तो आपका प्रोस्पेक्टिव हो गया और 4 साल आपका रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। तो ये जो 4 साल आपके ये रोल बैक ईयर्स होते हैं, इनमें भी आप एपीए के इंपैक्ट को लेके आ सकते हो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, रोल बैक वुड बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज सेम। तो जो आपके इन सालों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो आपका रोल बैक ईयर में भी होना चाहिए। अच्छा, सेम का मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है ऑफ द सेम नेचर एंड अंडरटेकन विद द सेम एई। तो जिस एई के साथ आप प्रोस्पेक्टिव ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव या जो रोल बैक है वो भी उसी के साथ होना चाहिए। अच्छा, सेकंड कंडीशन है रोल बैक इज पॉसिबल ओनली फॉर दोज ईयर्स ऑफ व्हिच आरओआई हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139। मतलब अगर आप इन ईयर्स का रोल बैक करवाना चाहते हो तो वो रोल बैक सिर्फ उन्हीं सालों के लिए पॉसिबल है जहां पे आपने आरओआई 139(1) के ड्यू डेट के हिसाब से फाइल कर दिया। अगर लेट्स से कि इनमें से अगर आपने इस साल का आरओआई ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो ये जो साल है इट इज इनएलिजिबल फॉर एपी फॉर रोल बैक। हाँ, इन 3 सालों के लिए आपको रोल बैक मिल सकता है, बट ये साल इनएलिजिबल हो जाएगा। सर एक बात बताओ, आरओआई को ड्यू डेट फाइल करने का मतलब अगर मैंने 139(5) में आरओआई को रिवाइज किया तो क्या रोल बैक मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। 139(5) में अगर आपने आरओआई को रिवाइज किया, अगर आपने 139(1) में आरओआई फाइल किया, अगर आप इसको 139(5) में रिवाइज करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर रोल बैक। पर अगर आपने 139(4) में बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, फिर अगर आपने 139(5) में रिवाइज किया तो रोल बैक नहीं मिलेगा। मतलब ओरिजिनल रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन 139(1). इफ दैट रिटर्न गेट्स रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5), इट इज ओके, इट इज स्टिल अवेलेबल एलिजिबल फॉर रोल बैक।
द रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन फर्निश्ड, आपने जो इंटरनेशनल जो रोल बैक ईयर्स के लिए जो आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसका आपने सीए रिपोर्ट फर्निश कर दिया, और आप सारे सालों के लिए, सारे ईयर्स के लिए रोल बैक रिक्वेस्ट करोगे, मतलब अगर तो मतलब सारे 4 सालों के लिए। बट सर अगर मान लीजिए 20-21 में तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं था, तो 21-22 से शुरू हुआ था, तो इन 3 सालों के लिए सर ये 20-21 में भी ट्रांजेक्शन था, पर 21-22 में मैंने आईटीआर टाइम से फाइल ही नहीं किया था, तो ये तो इनएलिजिबल हो गया बाकी 3 के लिए। मतलब ये हुआ कि रोल बैक में आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, अगर चारों साल आपके एलिजिबल है फॉर रोल बैक तो 4 सालों के लिए मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते यार मुझे इसके लिए दे दो और मुझे इसके लिए दे दो, मतलब मुझे इसके और इसके लिए नहीं चाहिए, नहीं, या तो लो तो 4 सालों के लिए लो, या फिर किसी साल के लिए नहीं मिलेगा। पर हाँ अगर चारों में से कोई ऐसा साल है जो इनएलिजिबल है अपने आप ही, देन इट इज ओके, और चारों में से कोई ऐसा साल है जिसमें वो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, देन इट इज ओके। अच्छा, पर सर एक बात बताओ, अगर मान लीजिए किसी साल में अगर एएलपी का जो मेथड है, जो एएलपी का जो इशू है वो आईटीएटी के पास था और आईटीएटी ने अपना जजमेंट दे दिया, तो क्या आप रोल बैक हो सकता है? नहीं, उस साल का रोल बैक नहीं होगा। अच्छा, a rollback shall not be provided in respect of an international transaction for a rollback year if the determination of ALP of such transaction was a subject matter of appeal before ITAT and ITAT has passed an order disposing such appeal before signing of the APA। तो APA को साइन करने से पहले अगर ITAT ने उस ALP के इशू को अपना जजमेंट पास करके डिस्पोज कर दिया, तो वो साल आईटीएटी ने ऑर्डर दे दिया, तो डिपार्टमेंट चाहे कुछ भी कर ले, आईटीएटी इज हायर अथॉरिटी देन द सीबीडीटी। अब आप सीबीडीटी के जो लोग हैं साहब, वो आईटीएटी के ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, पर अगर आईटीएटी ने अगर अपना जजमेंट एएलपी पे नहीं दिया, बट सिर्फ और सिर्फ मैटर को दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि आईटीएटी का जजमेंट इट इज स्टिल एलिजिबल फॉर रोल बैक। इंटरेस्टिंग साहब, रोल बैक की वजह से आपका जो इनकम है वो आपने जो आईटीआर फाइल किया था उन सालों के लिए उससे कम नहीं हो सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईटीआर फाइल करके 100 लाख रुपए शो किया था, मैटर टीपीओ के पास चला गया, टीपीओ ने 120 लाख कर दिया, और एएलपी जो रोल बैक के हिसाब से जो इनकम निकल के आती है वो 90 लाख आती है। बट ये 90 लाख 100 लाख जो आप खुद से डिक्लेयर करते हो उससे कम नहीं हो सकता, तो आपकी जो इनकम है उस साल के लिए वो 100 लाख मानी जाएगी। प्रोसीजर फॉर रोल बैक, जिस साल के लिए आप रोल बैक के लिए अप्लाई करोगे आपको साफ मॉडिफाइड रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा उन सालों का। ध्यान दीजिएगा, applicant shall file modified return of income in respect of the rollback years to which the APA applies, ठीक बात, along with the proof of payment of any additional tax due to rollback। अच्छा, चलिए फिर आगे आते हैं थोड़ा सा अदर पॉइंट्स। हाँ चलें, क्या आप रोल बैक एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, आप रोल बैक एप्लीकेशन को चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज एन ऑप्शन टू विड्रॉ द रोल बैक एप्लीकेशन, बट प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो मेंटेन करो, रोल बैक को विड्रॉ कर लो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ रोल बैक के लिए रखो, प्रोस्पेक्टिव वाला विड्रॉ कर लो। अच्छा आगे थे, ध्यान दीजिएगा सर, अगर मान लीजिए कंपनीज का मर्जर होता है जिसमें से एक कंपनी ने रोल बैक के लिए अप्लाई किया था, तो रोल बैक फिर किसको मिलेगा? रोल बैक सिर्फ उस एंटिटी को मिलेगा साहब जिस एंटिटी ने रोल बैक के लिए साइन किया था। तो लेट से ए और बी मर्ज होकर सी बनती हैं, और ए ने लेट से रोल बैक के लिए अप्लाई किया था, बट ए तो खत्म हो गई, वो तो सी बन गई, तो सी को रोल बैक का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, लेट से ए और बी मर्ज हो गई, ए ने रोल बैक के लिए अप्लाई किया था, तो ए को रोल बैक का बेनिफिट मिलता रहेगा। डीमर्जर होगा साहब, तो रोल बैक का बेनिफिट डीमर्ज एंटिटी को मिलेगा या रिजल्टिंग एंटिटी को मिलेगा? अगेन जिस एंटिटी ने रोल बैक के लिए अप्लाई किया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए ने रोल बैक के लिए अप्लाई किया और ए बाद में डिमर्ज हो गया इनटू ए एंड बी, तो सिर्फ ए को रोल बैक का बेनिफिट मिलेगा, बी को नहीं मिलेगा। अच्छा, इफेक्ट टू एपीए। अच्छा, पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू डिटरमाइन एएलपी। अगर साहब आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया जिसका प्राइस आपने एएलपी एज पर द लॉ नहीं किया, या अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते, या अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत मेंटेन करते हो, या आपसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा गया अगर आपने उसको टाइमली सप्लाई नहीं किया, तो इन केसेस में असेसिंग ऑफिसर आपके एएलपी का कैलकुलेशन कर सकता है। अच्छा, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और एएलपी के कैलकुलेशन करने के बाद अगर कोई इनकम उससे बढ़ती है या लॉसेस अगर कम होते हैं, मींस जो एडिशनल इनकम आएगी उस एडिशनल इनकम पे आपको सेक्शन 10AA या चैप्टर 6 से हेडिंग सी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, देखेंगे नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA
और चैप्टर 6 है shall be allowed in respect of the amount by which the income of the assessee is enhanced after such computation। अच्छा बट सर एक बात बताओ, एबीसी ने जापान की कंपनी पीक्यूआर को रॉयल्टी पे की 100 लाख रुपीस। असेसिंग ऑफिसर ने कहा साहब ये रॉयल्टी 100 लाख नहीं बनती, 80 लाख रुपए बनती। एबीसी ने जो पीक्यूआर को रॉयल्टी पे की, इसमें 10% का टीडीएस काटा, टीडीएस काट लिया 10 लाख रुपए। असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं साहब ये रॉयल्टी तो 80 लाख रुपए बनती है, तो अगर 80 लाख रुपए रॉयल्टी बनेगी तो टीडीएस भी कितना बनेगा, 8 लाख रुपए। बट ऑलरेडी पीक्यूआर का इंडिया में 10 लाख का टीडीएस कट गया, तो क्या पीक्यूआर 2 लाख रुपए का रिफंड क्लेम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। पीक्यूआर जो है साहब वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एबीसी के ऊपर एपीए लग गया, पीक्यूआर इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। पीक्यूआर ये नहीं कह सकता कि मेरी इंडिया में एबीसी के साथ इनकम को रिकम्प्यूट करके मुझे उसका रिफंड दे दो। अच्छा ठीक बात है, चलिए। बट सर एक बार बताओ, असेसिंग ऑफिसर को आर्म्स लेंथ प्राइस आइडेंटिफाई करना आता होगा? हो सकता है आता, हो सकता है नहीं भी आता। अगर लेट से असेसिंग ऑफिसर को एएलपी कंप्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैटर को टीपीओ को रेफर कर देगा। आप चाहो तो साहब एएलपी के कंप्यूटेशन के मैटर को, वेदर इट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, आप टीपीओ को रेफर कर सकते हो, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी और सीआईटी आप मैटर को टीपीओ को रेफर कर दो, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जैसे असेसिंग ऑफिसर इस मैटर को रेफर करेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर असेसी को एक नोटिस इशू करेगा, उससे एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। अब लेट्स से टीपीओ ने असेसी के ट्रांजैक्शन पे एएलपी की कैलकुलेशन शुरू की, और इसके लिए टीपीओ ने असेसी से इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाया। ठीक बात है, बहुत ध्यान से। असेसिंग ऑफिसर ने लेट्स से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 3 के बारे में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 3 के बारे में टीपीओ को मैटर रेफर किया था। जब टीपीओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 3 की प्रोसीडिंग कर रहा था, इसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 4 भी पता चला जिसका एएलपी सही नहीं था। तो टीपीओ चाहे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 4 के लिए भी वर्किंग कर सकता है, भले असेसिंग ऑफिसर ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 4 रेफर नहीं किया था। ये मानते हुए लॉ ये कहता है कि ये मानते हुए जैसे असेसिंग ऑफिसर ने 4 को भी रेफर किया, टीपीओ चाहे तो 4 की भी वर्किंग कर सकता है। अच्छा, इस दौरान टीपीओ को यह भी पता चला कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 5 था जिसके लिए असेसी ने सीए का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था 92E में, तो टीपीओ चाहे तो इसकी भी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये सब कुछ वर्किंग करने के बाद टीपीओ जो है साहब अपने मतलब फाइंडिंग्स को असेसिंग ऑफिसर को फर्निश कर देगा, ध्यान दीजिएगा, और मतलब ऑर्डर दे देगा, और असेसिंग ऑफिसर को फिर असेसी की इनकम का कैलकुलेशन करना है इन कंफर्मिटी विद द एएलपी सो डिटरमाइंड बाय टीपीओ। तो ध्यान दीजिएगा, लेट्स से कि अगर असेसी 100 लाख रुपीस ट्रांजैक्शन प्राइस क्लेम करता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है ट्रांजैक्शन प्राइस एएलपी 150 लाख होना चाहिए, बट टीपीओ को लगता है कि नहीं साहब ये 130 लाख है। तो अब असेसिंग ऑफिसर 150 लाख को लेके कंप्यूट नहीं करेगा, टीपीओ के 130 लाख के बेसिस पे कंप्यूटेशन करेगा, और अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑर्डर असेसी को दे देगा। अब असेसी के पास इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील में जाने का राइट है, बट अगर असेसी चाहे तो सीआईटी अपील में जाने की जगह डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में भी जा सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में साहब कौन से एसएससी जा सकते हैं? कोई भी एसएससी जिसके केस में टीपीओ की वजह से इनकम का वेरिएशन आता है। ठीक बात है। और इसके अलावा डीआरपी में साहब हमने नॉन रेसिडेंट्स और फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया कि आप भी आओ और डीआरपी में आ सकते हो। डीआरपी कौन होता है डियर? डीआरपी इज बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, जहां पे 2-3 जो है वो कमिश्नर बैठे रहते हैं जो कि आपके मैटर को डील करते हैं। तो असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ के वेरिएशन के बेसिस पे असेसमेंट ऑर्डर बनाया, और असेसमेंट ऑर्डर की ड्राफ्ट कॉपी, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आने से पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर असेसी को फॉरवर्ड कर दिया। अब असेसी के पास ऑप्शन है कि इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपना रिजर्वेशन दे, और रिजर्वेशन लेके वो डीआरपी के पास जा सकता है। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, असेसिंग ऑफिसर शेल फॉरवर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट टू द एलिजिबल assessee if he proposes to make any variation prejudicial to the interest of the assessee. On receipt of such a draft order, the eligible assessee shall within 30 days file his acceptance of the variation कि साहब ठीक है असेसिंग ऑफिसर ये जो आप वेरिएशन कर रहे हो, आई एम ओके विद इट। ठीक बात है। या फाइल इज ऑब्जेक्शन विद द डीआरपी एंड द असेसिंग ऑफिसर, आप डीआरपी के पास चले जाओ। अगर असेसिंग ऑफिसर, अगर असेसी ने असेसिंग ऑफिसर को अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, असेसिंग ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा, इसके अगेंस्ट असेसी जो है वो सीआईटी अपील्स में जा सकता है। या असेसिंग ऑफिसर
ने जो ड्राफ्ट ऑर्डर दिया, एसएससी ने उसके अगेंस्ट अपना रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया टू द डीआरपी। तो मैटर कहां चला गया? डीआरपी के पास। ठीक बात। अच्छा, लेट्स से एसएससी उसको इग्नोर कर देता है, कुछ भी नहीं करता, तो साहब 30 डेज के बाद असेसिंग ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा, जिसके अगेंस्ट अगेन एसएससी जो है वो सीआईटी के पास जा सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर एसएससी ने ऑब्जेक्शंस अपने दे दिए, तो ये जो मैटर है वो डीआरपी के पास चला गया। ध्यान दीजिएगा, डीआरपी शैल इन केस वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम एसएससी इशू सच डायरेक्शन एज इट थिंक्स फिट। मतलब डीआरपी उस मैटर को स्टडी करेगा और असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस पास करेगा कि ठीक है यार, आप जो ये वेरिएशन कर रहे हो ये सही है या गलत। अच्छा, such a direction shall be passed issued within 9 months from the end of the month in which draft order is forwarded to eligible assessee। तो जब से आप eligible assessee को draft order forward करते हो, उसके 30 डेज के अंदर अंदर eligible assessee डीआरपी को अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराएगा, और इस पूरे प्रक्रम में विद इन 9 मंथ्स डीआरपी अपना डायरेक्शन जो है वो असेसिंग ऑफिसर को इशू करेगा। डीआरपी में कंफर्म, रिड्यूस और एनहांस द वेरिएशन प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट ऑर्डर बट कैन नॉट सेट असाइड एनी प्रपोज्ड वेरिएशन और इशू इन डायरेक्शन फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड पासिंग ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। मतलब डीआरपी चाहे तो उस ड्राफ्ट ऑर्डर से जो असेसिंग ऑफिसर ने दिया है उसको कंफर्म कर दे, एनहांस कर दे या रिड्यूस कर दे, बट पूरा मना नहीं कर सकता है कि नहीं यार ये सब कुछ गलत है। अच्छा, अगर डीआरपी के मेंबर्स आपस में एग्री नहीं करते तो मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन होगा। चलें, डीआरपी के प्रोविजंस कब कब अप्लाई नहीं करेंगे साहब? अगर गार का केस है या फिर ब्लॉक असेसमेंट सर्च वगैरह का केस है तो डीआरपी अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, री एग्जामिन ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। टीपी में साहब ओईसीडी ने 3 टियर आर्किटेक्चर बताया था, जहां पे ओईसीडी ने कहा कि सारे के सारे जो भी एंटिटीज हैं जो टीआरपी या जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको मास्टर फाइल, लोकल फाइल और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट मेंटेन करनी चाहिए। मास्टर फाइल में हाई लेवल डिटेल्स होंगी पूरे एंटरप्राइज के बारे में, लोकल फाइल में कंट्री स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी, और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट में आप हर एक कंट्री में पूरे वर्ल्ड में आप जहां जहां जो भी मेजर काम करते हैं, आपका एसेट्स कितना है, टर्नओवर वगैरह कितना है, उसकी डिटेल्स देंगे। बट कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट सिर्फ एक ही कंट्री में दे दो और वो रिपोर्ट उस कंट्री से ऑटोमेटिकली बाकी कंट्रीज में एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने साहब कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग को इनकॉर्पोरेट किया थ्रू सेक्शन 286 और मास्टर और लोकल फाइल की रिक्वायरमेंट को इनकॉर्पोरेट किया थ्रू रूल 10DA। अच्छा, रूल 10DA। अच्छा, हाँ 10DA एंड 10DB। चलिए, तो सेक्शन 286 जो कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की बात करता है। सीबीसीआर में जाने से पहले ध्यान दीजिएगा डियर, इंटरनेशनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके एक से ज्यादा देशों में कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज हैं, जिसके एक से ज्यादा देशों में कंस्टिट्यूएंट एंटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी, Pepsi India is a part of Pepsi USA, so Pepsi USA became an international group जिसका part है Pepsi India। तो Pepsi India became the constituent entity of an international group। पर ये जो इंटरनेशनल ग्रुप है, इसकी जो पेरेंट एंटिटी है, लेट्स से Pepsi USA, it is not a resident of India। पर एयरटेल श्रीलंका इज अ कंस्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ भारतीय एयरटेल, एंड भारतीय एयरटेल बिकम एन इंटरनेशनल ग्रुप जिसकी जो पेरेंट एंटिटी है भारतीय एयरटेल, वो इंडिया की रेसिडेंट। ठीक बात है, पर पेप्सी यूएसए इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट इट इज एन इंटरनेशनल ग्रुप जिसका कंस्टिट्यूएंट एंटिटी पार्ट है पेप्सी इंडिया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा साहब, सीबीसीआर कब फर्निश करना पड़ता है? अगर पेरेंट एंटिटी या अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इंडिया में रेसिडेंट है। पेरेंट एंटिटी बोले तो भारतीय एयरटेल इज रेसिडेंट इन इंडिया, या पेरेंट एंटिटी ने किसी स्पेसिफिक एंटिटी को इंडिया में सीबीसीआर फर्निश करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो अगर इंडिया में अगर वो रेसिडेंट है तो इनको सीबीसीआर फर्निश करना पड़ेगा। Such entity shall for every reporting accounting year in respect of its international group furnish a CBCR in form 3CEAD within 12 months from the end of the accounting period। मतलब आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके 12 महीने के अंदर अंदर आपको सीबीसीआर फर्निश करना पड़ेगा। अच्छा, पर अगर मान लीजिए पेरेंट एंटिटी इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, तो जैसे मान लीजिए पेप्सी यूएसए इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया बट इंडिया में पेप्सी इंडिया है जो कि पेप्सी यूएसए का पार्ट है, पेप्सी यूएसए का ब्रांच है। अच्छा, तो अगर लेट्स से कि आप एक ऐसी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी हैं जिसका पेरेंट इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि आप पेप्सी यूएसए के इंडिया के कंस्टिट्यूएंट। So every constituent entity resident in India of an international group of the parent entity which is not resident in India shall notify the prescribed income tax authority at least 2 months prior to the due date of furnishing CBCR। जो CBCR के ड्यू डेट को फर्निश करने के ड्यू डेट के अंदर के 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा अथॉरिटी को कि क्या आपको ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी की तरफ से अपॉइंट किया है इंटरनेशनल ग्रुप ने, जिसके बदले रिपोर्टिंग आप करोगे
और साथ में आपको पेरेंट एंटिटी और अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी के डिटेल्स को बताना पड़ेगा। अच्छा, फर्निशिंग ऑफ सीबीसीआर, इंडिया में क्या कंस्टिट्यूएंट एंटिटी को सीबीसीआर फर्निश करना है? डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सीबीसीआर जनरली किसको फर्निश करना पड़ता है? पेरेंट एंटिटी को उस देश में फर्निश करना पड़ता है जहां की ये रेसिडेंट है। सर पेरेंट एंटिटी तो यूएस की रेजिडेंट है, उसने यूएस में फर्निश कर दिया, और यूएसए और इंडिया के बीच में ऑटोमेटिक सीबीसीआर एक्सचेंज होता है। पेरेंट एंटिटी यूएस में फर्निश कर दे, इंडिया के साथ वो एक्सचेंज हो गया, बात खत्म हो गई। तो नॉर्मली सीबीसीआर हर देश में फर्निश नहीं करना, पर इंडिया में कंस्टिट्यूएंट एंटिटी को सीबीसीआर फर्निश करना पड़ सकता है। कब? ध्यान दीजिएगा, कब? जब जो पेरेंट एंटिटी जिस देश की रेसिडेंट है उस देश में सीबीसीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, या इंडिया का उस देश के साथ सीबीसीआर को एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट नहीं, या अग्रीमेंट भी है पर वो एक्सचेंज हो नहीं पा रहा ड्यू टू सम डिफॉल्ट, मतलब कोई सिस्टमेटिक फेलियर, देयर इज अ सिस्टमेटिक फेलियर। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो इंडिया का जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है उसको इंडिया में सीबीसीआर फर्निश करना पड़ेगा। कब तक? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, और सर अगर सिस्टमेटिक फेलियर है तो 6 महीने के अंदर अंदर, जब आपको सिस्टमेटिक फेलियर के बारे में बताया जाता है। अच्छा, बट सर नॉर्मली सीबीसीआर फर्निश नहीं करना पड़ता यदि आपकी जो पेरेंट एंटिटी एक ऐसे देश की रेसिडेंट है जहां पे सीबीसीआर फर्निश करना लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है, उस कंट्री के साथ इंडिया का एग्रीमेंट है टू एक्सचेंज द सीबीसीआर, और किसी भी तरीके का कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है कंस्टिट्यूएंट एंटिटी के बारे, मतलब कंस्टिट्यूएंट एंटिटी ने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बता दिया है कि साहब हम इंडिया में इसके कंस्टिट्यूएंट एंटिटी हैं और मेरी पेरेंट एंटिटी के डिटेल्स क्या क्या। सीबीसीआर कब फर्निश करना है? जब कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 6400 करोड़ से ज्यादा होगा। अच्छा, पर सर अगर ये आईएनआर में ना हो तो टीटीबीआर यूज कर लो ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू देख रहे हो उसका प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट का टीटीबीआर ले लो। अच्छा, सीबीसीआर में क्या डिटेल्स रखनी है? एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स पेड, कैपिटल, एक्यूमुलेटेड अर्निंग, एम्प्लॉइज और एसेट्स, हर एक देश में जहां पे आप काम करते हो आपके हर एक कंस्टिट्यूएंट एंटिटी के डिटेल्स, जहां पे वो काम करती है और कहां पे वो इनकॉर्पोरेटेड है, आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी और अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब। जो भी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया में है साहब, वो चाहे तो मतलब जो भी इंडिया में जो कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी चाहे तो उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट मंगवा सकती है बाय इशूइंग अ नोटिस, और वो रिपोर्ट आपको 30 डेज के अंदर अंदर फर्निश करनी पड़ेगी। चलें, अगर आप फेलियर करते हो तो क्या होगा? अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ने सीबीसीआर, जिसको इंडिया में सीबीसीआर फर्निश करना था, उसने ऐसा नहीं किया तो 5000 रुपए रोज का के लिए पेनल्टी जब तक वो फेलियर होता है, अगर 1 महीने तक, और 1 महीने से ज्यादा होता है तो 15,000 रुपए। अच्छा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे, आपने वो फर्निश नहीं किया, 5000 रुपए रोज की पेनल्टी ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। जिस दिन तक आपको टाइम दिया गया था उसके बाद से आपके ऊपर वो पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर ये जो फेलियर है ये अगर आपको नोटिस सर्व करने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो रोज के लिए आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप सीबीसीआर में गलत जानकारी दे देते हो तो उस केस में आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, और अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि देयर वाज अ रीजनेबल कॉस्ट तो पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, अब बात करते हैं मास्टर फाइल और लोकल फाइल के बारे में। तो मास्टर फाइल और लोकल फाइल्स की जानकारी डियर आपको फर्निश करनी पड़ती है थ्रू फॉर्म 3 CEA। इस फॉर्म के 2 पार्ट्स हैं, एक है बेसिक डिटेल्स पार्ट 1 में और पार्ट बी में अदर डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स जो है साहब वो हर एक कंस्टिट्यूएंट एंटिटी जो इंडिया में है उसको फर्निश करना पड़ता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एवरी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप shall keep and maintain the information and documents as per rule 10DA। ठीक बात है, क्या क्या और कब कब देखेंगे। requirement to keep and maintain certain information document is applicable on every person being a constituent entity of an international group if the consolidated group revenue of such group for the accounting year exceeds 500 करोड़, मतलब ग्रुप का जो अकाउंटिंग उस साल का जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एज पर द बुक्स एक्सीड्स 50 करोड़, या आईपी से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 करोड़ से एक्सीड करती है। रेट ऑफ एक्सचेंज उस अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे का ले लेंगे, टीटीबीआर ऑफ द ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग। अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह फर्निश करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट ए है जिसमें बेसिक डिटेल्स है साहब, ये आपको तब भी फर्निश करना है यदि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो, मतलब ये रेवेन्यू वगैरह का टारगेट फुलफिल नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट एंटिटी है तो सबको फर्निश करना है, बट अगर उनमें से कोई एक कंस्टिट्यूएंट एंटिटी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये बोल दे कि उसे स्पेसिफिकली ग्रुप ने बताया है इंडिया में कि यार आपको ही रिपोर्टिंग का काम करना है और आप फॉर्म 3CEAB फाइल कर दें, इसलिए तो सारी कंस्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल नहीं करना, एक भी फाइल कर दे काम हो जाएगा। अच्छा, नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया डियर वो एरियाज होते हैं जहां पे आप बेसिकली सिक्रेसी होती है, जहां जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करता, टैक्स इंफॉर्मेशन टैक्स डिटेल्स को शेयर नहीं करता। अगर आप किसी भी ऐसे पार्टी के साथ जो एनजेए में सिचुएटेड है कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डीम्ड कर लेंगे और उन पार्टीज को हम एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेंगे और आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगा देंगे। अच्छा, और टीपी के सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे एक्सेप्ट फॉर वेरिएशन। आपको याद होगा एएलपी में 3% तक का वेरिएशन अलाउड होता है, वो छोड़ के बाकी जितने प्रोविजन हैं वो सारे लग जाएंगे। और किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन आपको नहीं अलाउड होगा उस पार्टी के साथ जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अनलेस आप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें। आपने अगर नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में सिचुएटेड अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई पेमेंट वगैरह की, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अनलेस आप सीबीडीटी को ऑथराइज करते हैं कि वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपके बारे में रेलेवेंट डेटा इकट्ठा कर सके। अच्छा, अगर आपको एनजीए में लोकेटेड किसी भी पर्सन से कोई भी पैसा मिलता है, चाहे वो पैसा आपका हो चाहे नहीं हो, वो आपकी इनकम डीम्ड कर लिया जाएगा जब तक आप सेटिस्फैक्टरी तौर पे असेसिंग ऑफिसर को जिस पर्सन का वो एक्चुअली पैसा है उस पर्सन के पास वो पैसा कहां से आया उसका सोर्स नहीं बता। अगर आप किसी भी पर्सन को पेई को जो एनजीए में लोकेटेड है कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो टीडीएस होगा वो होगा एट अ हायर द रेट इन फोर्स, जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट में मेंशन्ड है 30%। तो मान लीजिए कि अगर आप एनजीए में लोकेटेड किसी पर्सन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिसपे टीडीएस 5% बनता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बट वो 30% के रेट पे होगा, हाँ वो पेई चाहे तो आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट प्रोविजन है साहब लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। तो अगर आपने अपने किसी नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई लोन लिया हुआ है या किसी ऐसे पर्सन से लोन लिया हुआ है जिसको उस नॉन रेसिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने गारंटी दी हुई है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, या एक कॉरस्पॉन्डिंग या मैचिंग अमाउंट जमा करता है विद द लेंडर, और अगर आपने उसके उस लोन के लिए अगर आप कोई इंटरेस्ट या सिमिलर चार्ज पे करते हैं जैसे गारंटी चार्जेस या कमीशन जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको पीजीपीपी के कैलकुलेशन में जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब सिर्फ कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा 30% ऑफ इबिटेडा, और 30% से ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड अप टू 30% ऑफ इबिटेडा, और कितना इंटरेस्ट आपको डिसअलाउ हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट पेड पेएबल माइनस 30% ऑफ इबिटेडा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो उस साल के लिए डिसअलाउ हो जाएगा। आप उस इंटरेस्ट को 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 30% ऑफ इबिटेडा। किस किस से इंटरेस्ट पे 94 भी अप्लाई नहीं करेगा, किस किस एंटिटी पे, इंडियन कंपनी और पीई ऑफ फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस। तो अगर आपको इंडियन कंपनी है जो बैंकिंग या इंश्योरेंस के बिजनेस में है, या अगर आप एक फॉरेन कंपनी के इंडिया में पीई है जो बैंकिंग या इंश्योरेंस के बिजनेस में है, तो आपके ऊपर 94 भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट का लिमिटेशन नहीं आएगा। अगर आपको फाइनेंस कंपनी है जो आईएफएससी में लोकेटेड है आपके ऊपर ये नहीं आएगा, या अगर आप एक कोई नोटिफाइड एनबीएफसी है तो आपके ऊपर 94 बीए का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। अभी छोटा सा सिचुएशन कंसिडर करें, लेट्स से जेपी मॉर्गन चेस, उसने इंडिया में अपना कोई ब्रांच बनाया, इंडिया में ये ब्रांच पीई बन गया, इस ब्रांच ने इंडिया में बैंकिंग बिजनेस शुरू कर दिया, इसने इंडिया में कोई लोन दिया। अब जेपी मॉर्गन चेस साहब, जेपी मॉर्गन का ये जो ब्रांच है वो अपने पेरेंट एंटिटी को इंटरेस्ट वगैरह पे करेगा, बट ये जो पी है इंडिया में, ये पी किसका है, नॉन रेसिडेंट का जो बैंकिंग के बिजनेस में है, इस ब्रांच पे 94 भी नहीं लगेगा, इस ब्रांच में 94 भी नहीं लगेगा। अच्छा, पी ऑफ फॉरेन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक बात है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से, लेट्स से इस ब्रांच ने किसी स्टार्टअप को लोन दिया, स्टार्टअप को लोन दिया, क्योंकि आप एक फॉरेन कंपनी के ब्रांच हो तो आपको भी नॉन रेसिडेंट माना जाता है। होता क्या, स्टार्टअप्स वगैरह के पास एसेट्स कुछ नहीं होता, एसेट्स के नाम पे 2-4 कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट वगैरह होता है, और लोन का अमाउंट हो सकता है सब्सटेंशियल हो। तो लेट्स से कोई स्टार्टअप है जिसके पास जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हैं वो 50 लाख रुपए थे, लोन इनको मिल गया 40 लाख रुपए का। तो अगर आप देखेंगे लोन टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो 80% है और 51% से ज्यादा होगा
तो आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन गए। तो ये स्टार्टअप और जेपी मॉर्गन का इंडिया का जो पीई है वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन गया। तो इस स्टार्टअप के इस वाले इंटरेस्ट पे 94 बी लग गया। तो साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है, interest paid in respect of debt issued by a lender which is a PE in India of a NR, जो कि बैंकिंग में इंगेज है। तो अगर इंडिया में आप पीई के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, इस पीई के लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उस पे भी 94 बी का लिमिटेशन नहीं। अच्छा, बट सर एक बात बताओ, अगर टीपी और 94 भी दोनों ही लग गए तो क्या होगा? तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पे है और इसके बाद फिर 94 बी का लिमिटेशन लगा। अच्छा, तो आपको देखना, association shall ensure that interest paid to NRAE is at arm's length and the same is to comply with the limiting provisions of 94B। सो आई होप डियर आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। इसको 2-3 बार जरूर से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबको बाय।